कुछ महिला एमपीज मकर द्वार पे खड़ी थी और टॉपिक ऑफ डिस्कशन पॉलिटिक्स नहीं था, टॉपिक ऑफ डिस्कशन था साड़ी। तो एक महिला एमपी ने बोला कि भाई कंगना तो सारा लाइमलाइट लिए जा रही है। रिपोर्टर ने तो आवाज भी दिया कि राहुल गांधी आप तो यहाँ पर सिलेंडर के कटआउट लगा के बैठे हुए हैं, ये चाय कहाँ बनी है। राहुल गांधी चीख भी देते हैं तो मौसमी सिंह को उसके बारे में बात करना है। देखो देखो, मैं भीतर थी, वो नारा दे रहे थे, देखो देखो कौन आया, एप्स्टीन का दोस्त आया। हरदीप पुरी की जो डॉटर है उनको जॉर्ज सोरोस, जो पूरा केंद्र में विवाद के केंद्र में आरोप निशिकांत दुबे लगाएंगे राहुल गांधी पर, उसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस। देखो मुझे बोलने नहीं दिया, देखो मुझे बोलने नहीं दिया, देखो मुझे बोलने नहीं दिया, देखो मुझे यार ऐसा वालों को बोल के क्या कर रहे यार। मैं फिल्म सिटी में चाय पीने गई थी। एक चाय वाला है ऑफिस के पास, तो फिल्म सिटी की चाय बहुत अच्छी होती है, हम सब ने पी है। तो उसने अब स्विच कर दिया है, इंडक्शन टॉप पे वो चाय बना रहा है। भैया यहाँ जितने भी पुराने रखे हुए थे जो ठीक नहीं थे, सब खराब थे, मैकेनिक बुलाया मैंने एक और उसको ठीक करा दिया, जो वापसी के लिए जाने वाले थे। बहुत सीनियर सांसद हैं, एनडीए के ही हैं, उन्होंने बताया जब साइन नहीं हुए तो सबकी सांसें अटकी हुई थी, धड़कनें तेज थी, दुगदुगी बंधी हुई कि क्या वाकई नीतीश कुमार मान जाएंगे या नहीं मानेंगे। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। बस पीयूष भाई, पीयूष बस गिर जाएंगे वो जो बचे कुचे भी हैं, वो बच्चे डॉक्टर के कुछ पास, डॉक्टर के पास पूरे भेजना भरे हुए पड़ेगा। हैं, एकदम मस्त जबरदस्त। चश्मा उतारो, चश्मा उतारे, सच देखेंगे लोग तुम्हारी चाहे आंखों में चश्मा कि तुम पहने सच्चे हो चाहे कि चश्मा झूठे हो। उतारे, हाँ। सुंदरता में कोई कमी नहीं है। ओह माय गॉड, द सुंदर। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सुंदर है लड़का, ये पार्लियामेंट में देखना चाहिए आपको। झावे से रगड़ के आता झावे। खबरें भी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बताइए, अरे वाह सर, जिससे कि दर्शक जो हैं इसको समझ सके अंदर की बात। ये है एकदम दूर की और पास की नजरों का आकलन एकदम। इसीलिए पीयूष को आज जो है संसद से ड्रैग करके यहाँ विजय चौक लेके आया गया है, ताकि ये सुंदर सुंदर खबरें जो हैं वो हम सब के लिए और हमारे जो आरओए के दर्शक हैं उनके लिए लेके आ सके। नमस्कार, मेरा नाम है ऐश्वर्या पालीवाल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर। हम एक बार फिर से आ चुके हैं विजय चौक पर। विजय चौक वो जगह है जो संसद भवन से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और यहाँ बैठने से पहले भी हम सब अंदर थे, भाग रहे थे, टिक टैक्स कर रहे थे, इंटरव्यूज़ ले रहे थे, खबरें निकाल रहे थे और ये पॉडकास्ट ख़त्म होने के बाद भी हम वापस वहीं जाएंगे। ये जो हफ्ता था, पहला हफ्ता बहुत ज़्यादा क्रूशल था। हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ होते हुए देखी। सबसे राइट में पीयूष मिश्रा बैठे हैं, जो वर्णन हमें इनकी करने की ज़रूरत नहीं है, सारी खबरें जो हैं ये आप तक लेके आएंगे। युद्ध जो है वो अभी चल रहा है, हिंदुस्तान की जो एक स्टैंडिंग है वो बहुत अहम हो चुकी है इस समय, वो सब हमें बताएंगी शिवानी शर्मा। मौसमी सिंह, सीता गीता की जोड़ी जो है हमारी यहाँ बैठी हुई है। मौसमी हमें सारी अंदर की खबरें बताएंगी। टीएमसी में उथल पुथल है और कांग्रेस की चाय पे चर्चा बहुत ज़्यादा चर्चित है। जितेंद्र जी, दूर से देख लेते हैं कि आखिरकार मकर द्वार पे क्या चल रहा है। इन्होंने बहुत से सांसदों से बात करी और बहुत सी सांसदों की बातें सुनी भी, तो वो सब हमें वो इस बार बताएंगे। हम इस बार शुरुआत करेंगे कि आखिरकार मकर द्वार पे जो घटा वो कितना इंटरेस्टिंग था, खास तौर से कांग्रेस की पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों ने शायद वो तस्वीरें देखी होंगी कि राहुल गांधी बैठे हैं, जितने सांसद हैं उनके साथ बहुत एक कैजुअल सी टी पार्टी टाइप मकर द्वार पे हो रही थी। वो टी पार्टी इसलिए थी क्योंकि एलपीजी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था और जो निलंबित सांसद हैं वो एलपीजी सिलेंडर के कटआउट लेके आए थे। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आप वहाँ मौजूद थे, तो ऐसा कम होता है कि हम राहुल गांधी को देखते हैं कैजुअली वहाँ पे बैठ के चाय पीते हुए, सिर्फ चाय नहीं बिस्कुट भी खा रहे थे वो। नहीं, इस बार तो हमने अलग तरीके का, वो पहले क्या था कि जब हाउस के अंदर में जाता था तो दूर से गेट नंबर जो पुराना संसद है उसमें 1 नंबर गेट से वहीं से नज़र रखता था, लेकिन अब मैं नया संसद जो है उसके किनारे की एक जगह मैंने ढूंढ ली है और वहाँ से अब नज़र रखता हूँ पूरी तरीके से। दिखा क्या हमको मतलब आप कि मिस्टर इंडिया बन जाते हैं कि कोई आपको नहीं देखता है, आप सबको देखते हैं। आप देखिए उनके हाथ में घड़ी है जो है वो मिस्टर इंडिया वाली है वो। कभी भी आप देखिए कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है, कौन सा नेता क्या उसने किया और किस पल उसने किससे बात की, हर एक दूर से भी सुन लेते हैं कि उसकी लिप रीडिंग चलती रहती है आपकी। लिप रीडिंग। तो इस बार क्या हुआ कि राहुल गांधी जब जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ तो हमने मकर द्वार पर देखा कि प्रदर्शन के बाद जो बाहर सारे सांसद अंदर चले गए, फिर
जो हाउस स्थगित हुआ उसके बीच का जो टाइम बचा करीब 26 मिनट, हमने पूरा कैलकुलेट किया, 26 मिनट तक राहुल गांधी मकर द्वार पर बैठे। वो ऊपर से जैसे ही नीचे आए उसके बाद वहाँ पर सीढ़ियों पर बैठे निलंबित सांसद जो थे, और भी सांसद कुछ आ गए थे, उनके पास बैठे हुए थे। तो उनके पास सैंडविच भी आया, बिस्किट भी, साथ में चाय। तो चाय, राहुल गांधी का चाय पीने का एक लंबा तरीका, हमने पहले कभी राहुल गांधी को इस टाइप में नहीं देखा कि वो आके वहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हों घुल मिल के। लेकिन पिछला जो ये बजट सत्र था उसमें जो 13 तारीख तक चला, उसमें भी राहुल गांधी का देखा कि सबसे बातचीत करना, कई बार वहीं पर वो खड़े होकर के 10-15 मिनट आपस में बातचीत करके आगे की स्ट्रेटजी भी तय करते थे। तो इस बार देखा कि वहाँ पर बैठे हुए लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हर एक आदमी से रूबरू हो रहे हैं। और हम लोग, एक रिपोर्टर ने तो आवाज़ भी दिया कि राहुल गांधी आप तो यहाँ पर सिलेंडर के कटआउट लगा के बैठे हुए हैं, ये चाय कहाँ बनी है? तो किसी ने आवाज़ और तेज़ी से दी, क्या इंडक्शन में बना के लाए हो क्या? तो इस तरीके की वहाँ पर स्थिति दिखाई पड़ी। एक अलग वो था, अंदाज था जो कि हमने देखा, महसूस किया। और 26 मिनट, कुल 26 मिनट तक ये पूरा वाक़या देखते रहे। लोग आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आपस में वो कर रहे हैं। तो एक तरीके पर का हम ये कह सकते हैं चाय पर चर्चा को एक नया आयाम उन्होंने दिया है। अब देखते हैं कितनी दूर तक जाता है। मौसमी, आप वहाँ पे थी, आपने वॉक थ्रू भी किया एक, तो सबसे पहले तो ये जो आइडिया है, क्योंकि ये देखने को मिला है कि स्ट्रैटेजी में चेंज है, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, मकर द्वार को जैसे कहते हैं ना, अच्छे से भुनाना उनको आ गया है अब। क्योंकि राहुल गांधी कुछ बोले नहीं, वो वहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स थे, मुस्कुरा रहे हैं, बिस्किट जो है वो चाय में डुबो रहे हैं, उसको खा रहे हैं, बाकी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये क्या चेंज इन स्ट्रैटेजी है, थोड़ा चेंज इन परसेप्शन करने की भी कोशिश? अब देखिए ना, अगर हम लोग राहुल गांधी चाय पी रहे हैं और बिस्कुट खा रहे हैं तो उस पर ज़्यादा चर्चा कर दें तो फिर उसी पे ट्रोल होने लगता है कि भाई राहुल गांधी चीख भी देते हैं तो मौसमी सिंह को उसके बारे में बात करना है और कुछ कह भी देते हैं। लेकिन जो ऐश्वर्या बात आप कह रही हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी वो तस्वीर, उससे ज़्यादा उसके कुछ मायने नहीं है। लेकिन उस तस्वीर के पीछे की कहानी ये है कि आप राहुल गांधी का अगर देखें परफॉर्मेंस 2014 से मैं ट्रेस बैक करूं, जब से वो विपक्ष में आए हैं वहाँ पे, तो इस बार की जो लोकसभा हुई है उसमें आप देखिए कि एक स्ट्रैटेजी के तहत लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलना या सामाजिक प्रतिनिधियों से मिलना राहुल गांधी हाउस के अंदर करते हैं, अपने दफ्तर में करते हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स हों, चाहे वो बस चालक हों, कई नुमाइंदे, वो तस्वीरें जो आती हैं वो। दूसरा कि हर एक सेशन में 2 भाषण देने हैं और 2-3 इंटरजेक्शन करने ही करने हैं। ये एक उनकी जो बैकरूम टीम है वो उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए कर रही है। यही वजह है कि अमित शाह ने लगातार, आप देखिए कि कटाक्ष जो राहुल गांधी पे किया, उनके 2014 से परफॉर्मेंस के बारे में कहा। और वाकई में कई बारी ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जब हम लोग को पता चलता था कि राहुल गांधी है ही नहीं। तो वो एक पूरा मेकओवर उस पर काम चल रहा है बतौर नेता विपक्ष के तौर पे। और इसी कड़ी में ये जुड़ता है कि राहुल गांधी सांसदों से अपने मिलते हैं, उनको शाबाशी, पिछले आपने याद है फर्स्ट हाफ में उनको शाबाशी दी थी, और मतलब मिल के एनेक्सी में, पार्लियामेंट एनेक्सी में ये भेंट होती है। और उसके बाद इसी कड़ी में राहुल गांधी अपने सांसदों से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है, उस छवि को भी ब्रेक करना है कि राहुल गांधी एक्सेसिबल नहीं है। सांसद, इतनी गर्मी हो रही है, अब गर्मी पारा चढ़ता जा रहा है, मकर द्वार की सीढ़ी तप रही होती है, गर्मी इतनी होती है कि आँख खोल नहीं सकते आप। तो राहुल गांधी वहीं पे बैठ गए और कैजुअली चाय पी रहे। तो वो जो हाई पेडेस्टल है राहुल गांधी का, उससे हटा के उनको सीढ़ियों में सांसदों के साथ बैठा के वो करने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए जो राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि राहुल गांधी जुड़े हुए नहीं है पार्टी के भीतर अपने सांसदों से और जनता के बीच जुड़े हुए नहीं है। उस छवि को भी ब्रेक करने की कोशिश। मेरे लिए ना, जब वो पूरा सीन था उसमें 2 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक तो जब वो बैठे थे और दूसरा जब वो चले गए, क्योंकि टिप्पणी इस पे बहुत से पूर्व कांग्रेस के जो एमपीज़ हैं उन्होंने भी करी।
तो एक तो ये कि जब वो राहुल गांधी उठ के जा रहे थे तो किसी ने वहीं पे खड़े होके पूछा जोर से क्या वाज द टी, तो वो पीछे पलटे और एकदम मुस्कुरा के मतलब कि हाँ द टी वाज गुड टाइप्स बोल के चले गए। जब ये उठ के चले गए और जब वापस से जब लोकसभा दोबारा स्थगित हुई तो एक एमपी हैं जो पूर्व कांग्रेस के एमपी थे, राहुल गांधी के बहुत क्लोज कोटरी में रह चुके हैं, बट अब विपक्ष वाले खेमे के अंदर हैं। तो वो उतरे तो लगातार जो है वो गैस सिलेंडर वगैरह उसको देखते हुए आ रहे थे। जब वो मेरे पास तक पहुंचे तो मैंने बोला कि आप बहुत ध्यान से वो गैस सिलेंडर देख रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ बैठने की ज़रूरत क्या है, एक डेजिग्नेटेड स्पॉट होना चाहिए, वहाँ पे जाके उन लोगों को ये करना चाहिए। मतलब ये जिस तरीके का कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, मतलब इट मेक्स नो सेंस। अच्छा, ये बात वो रिपीट करते रहे जब तक मकर द्वार से चल के 10 कदम अपनी गाड़ी तक नहीं आ गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को शायद अगर ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत चर्चा चल रही है, तो जो लोग कांग्रेस के पहले क्लोज थे अब नहीं है, उन लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ही बेफिजूल किसी एक चीज़ है जो कांग्रेस वाले कर रहे हैं। और इसको ज़्यादा मुझे लगता है प्रदर्शित किया निशिकांत दुबे जी ने। राहुल गांधी ने जब अपनी बात बोल ली, लोकसभा में हंगामा हुआ, उन्होंने कहा था एलपीजी क्राइसिस पे बोलेंगे, तो क्लोजअप फोटोग्राफ्स दो राहुल गांधी की, एक चाय पीते हुए और एक बिस्किट को चाय में डालते हुए। ये दो फोटोग्राफ्स निशिकांत दुबे लेके आए, उन्होंने लोकसभा में इसको दिखाया और बार बार ये बोला कि ये पिकनिक स्पॉट क्या होता है। उन्होंने ये कहा कि जब हम मीटिंग्स में जाते हैं तो कई बार हम चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको पिकनिक स्पॉट के तौर पे ले रही है। मकर द्वार पे स्पीकर ने कहा है, ये निशिकांत दुबे जी के वर्ड्स थे, कि आप इसको पिकनिक स्पॉट नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं जहाँ लोगों को ये लग रहा है कि बहुत अच्छा किया है, विपक्षी पार्टियों का तो कहना है कि आपने एक पिकनिक स्पॉट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया है। ऐश्वर्या, आप लोगों ने इस पिक्चर को डिस्क्राइब किया, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर्स थी, मौसमी ने वॉक थ्रूज किए, लेकिन जो दो चीज़ें मैंने देखी यहाँ पे, अटायर की बात करते हैं, एक सिग्नलिंग होती है जो इमेज कैचिंग के लिए किया जाता है। राहुल गांधी के गले में एक अलग तरह का नेकलेस नुमा कुछ दिखाई दिया, वो मुझे नहीं पता था कि वो क्या है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है? वो कागज़ का ग्रीन कलर का जो कप था, उसमें आप लोग बोल रहे हैं बिस्किट, वो पर मुझे वो मठरी जैसा ज़्यादा लग रहा है। इज़ इट मठरी और इज़ इट बिस्किट? एंड व्हाट वाज देयर इन हिज नेक? बिस्किट। मटरी हमारी आएगी अभी। राहुल गांधी वाज ईटिंग बिस्किट, नॉट मटरी। ये एक्चुअली मौसमी कई लोगों को लगा, जब राहुल गांधी आके बैठे भी तो हम लोग जितने लोग वहाँ खड़े थे, सबसे पहला सवाल यही सबके दिमाग में आया कि वो कुछ पहना जो उन्होंने था, क्योंकि वो नॉर्मल रेगुलर नेकलेस टाइप नहीं था। क्या था वो? बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं कल ही मेरी वापसी हुई, मैं बाहर 2-3 दिन की छुट्टी पे थी, और मतलब जब मैं पहुंची तब मैं सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, तो एकदम से मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ कि राहुल गांधी मकर द्वार पे बैठे हुए हैं। और जब वो बैठे थे तब वो चाय, स्टील का थर्मस में चाय गिरने लगी, और वो उसी वक्त फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा प्रियंका गांधी राहुल गांधी के गले में, उसके बाद जब अंदर से आए वो, तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी के गले में कुछ सेटल कर रही थी, तो उस पर जूम इन किया गया। अच्छा, वो राहुल गांधी जो मीडिया से दूर ही, मतलब कैमरे से दूर, कैमरे को दूर रखो, शुरू में ऐसा चलता था पीयूष, मतलब हम लोग पास भी जाते थे ना तो हम लोग को दूर कर देते थे, मतलब पूरी उनकी टीम होती थी और एसपीजी और कड़ी थी। तो ग्राउंड पे जब आप जाओ तो यू आर अनएबल टू इवन गो नियर राहुल गांधी इफ़ यू हैव एसपीजी। और एट दैट टाइम हम 2012 के पहले की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त बड़ा डिफरेंट था। तो ये राहुल गांधी जो गले में पहने थे, वो एक नागालैंड के जो एमपी हैं जमीर साहब, उन्होंने उनको दिया था। दिस इज़ लाइक अ ट्रॉफी और इट्स अ ऑनर टू गिव। तो नागालैंड का ये जो एक तरीके से नेकलेस की तरह है, इट्स अ साइन ऑफ ऑनरिंग एनीबॉडी, तो वो उनको पहनाया था, तो इसलिए वो उसको पहन के चले गए। पहले मुझे लगा कि वो घंटी है। हाँ, कुछ घुंघरू ये और जो घंटी घंटी जैसा है, भी वो कुछ था बोल उसमें। देंगे कि ये घंटी बांधी जाएगी सरकार के। मैंने कहा अब घंटी पहन के, तो वो घंटी है बांधी जाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी नीचे बैठ गई थी और खाना पकाने की नौबत पे ही सारे सांसद आ गए थे। जब एलपीजी आए गए थे कुछ लोग, तो वहाँ पे कुछ लोग कढ़ाई लेके आए थे, कुछ ईंट लेके आए थे, वो पूरा चल रहा था, पूरा सिस्टम था। और तो मैंने पूछा कि ये सब, किसी से पूछा मैंने, आप लोग ये सब सामान लेके आए, कैसे अलाउ कैसे किया? तो ये पता चला कि एक आदमी नहीं लेके आया वो, तो एक प्लानिंग हुई। 10 बजे मीटिंग होती है, आप जानते हैं रोज विपक्ष की, तो उस प्लानिंग में डिसाइड हुआ कि ये सांसद, मतलब एक दिन पहले डिसाइड हुआ कि कल लकड़ी लेके आएगा। हाँ, कोई अगले दिन जब आएंगे, कल जब हम प्रोटेस्ट करेंगे तो कोई लकड़ी लेके आएगा, कोई कढ़ाई लेके आएगा, और
ईंट जो वहाँ पे 3-4 ईंट आपको दिख रही थी, जो स्टोव जिसके माध्यम से बनाया गया हाँ। था, वो ईंट भी एक कोई सांसद नहीं लेके आया था। एक के पास एक ईंट, दूसरे के बाद दूसरी ईंट, तीसरे के बाद तीसरी ईंट, तो ऐसे पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पर आया और वहाँ प्रोटेस्ट किया। इसी के साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोटेस्ट भी हुआ है लोकसभा के अंदर। इसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो बर्तन लेके अंदर गए थे, तुमने देखी बर्तन वो लेके? बर्तन? वो बर्तन लेके अंदर जाके हम कान से सुनते हैं कि क्या बजा रहे हैं। हाँ, घंटी थी, क्या थी वो? घंटी नहीं, वो कुछ बर्तन लेके गए थे और बर्तन ले जाके लोकसभा के अंदर वो बर्तन बजाए गए हैं। तो जब एक- चल रहा था लोकसभा जब तब लोकसभा चल रहा था, हाँ। ये उसी वक्त की बात है। हाँ। और वो भी कैसे गया है, वही पता क्या कि ये बर्तन भी कैसे पहुंचे हैं। तो कोई एक सांसद वो बर्तन लेके नहीं है, कोई कटोरी लेके गया है, कोई करछी लेके गया है, कोई प्लेट लेके कोई गया प्लेट लेके गया है कि एक। अब क्या होगा कि पूरे बैग, जो एक बैग अलाउड होता है आपका, जब बैग लेके जाते हैं, तो जब बैग लेके जाएंगे तो बैग मोटा भरा हुआ दिखाई देगा, किसी को Checking शक होगी। हो सकता है। हाँ। तो वैसे, और ऊपर से जो सांसद अंदर जाते हैं उनके बैग्स की चेकिंग नहीं होती है, हाँ। सीधा एंटर करते हैं और वो लोकसभा के अंदर जाते हैं। और इसीलिए कई बार लोकसभा स्पीकर ये बात बोल चुके हैं कि आप जब आए संसद के अंदर तो फिर वो चीजें ना लेके आए जो प्रतिबंधित है। तो इसीलिए कैसे प्रोटेस्ट करें और किस तरह से धरना प्रदर्शन किया जाए, तो उसकी तैयारी इस तरह से विपक्षी तो सांसद आज एक ये बहुत जो- बड़ी अजीबोगरीब घटना हो गई। ये जो बता रहे हैं ना पीयूष, इस पे मैं स्टोरी अभी आज की ऐड करती हूँ हाँ। कि जो ये कह रहे हैं ना कि ये आप लेके नहीं आ सकते हो, बहुत सारे लोग लेके आए। उसके पीछे की कहानी ये है कि एक टीएमसी के बहुत बड़े फेमस सांसद अपनी गाड़ी में लेके आए आज एक एक्चुअल एलपीजी का सिलेंडर। यस, जी हाँ, यही बताने जा रहा था मैं भी। एलपीजी सिलेंडर। अच्छा, गाड़ी आपके अंदर आती है तब तक चेकिंग नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो सिलेंडर गाड़ी से उतरा मकर द्वार के पास, तो जो वहाँ सिक्योरिटी थी वो हाइटेंड अलर्ट मोड में चली गई। उन्होंने उस गाड़ी को, वो सांसद को घेर लिया और उनको बोला कि ये प्रतिबंधित है, आप इसको नहीं लेके आ सकते। वो वापस गया और बकायदा सिक्योरिटी उनकी गाड़ी को एस्कॉर्ट करके लेके गई बाहर तक टू मेक श्योर वो लेकिन सिलेंडर हाँ, खाली सिलेंडर था, चला जाए। नहीं है सिलेंडर। अलाउड नहीं पर है। बिल्कुल allowed वो नहीं है। सिलेंडर security लेकर के concern है। आए, सिलेंडर लेकर के वहां पर आए। तो किसी ने बताया कि कल का जो प्रोटेस्ट हुआ था, कांग्रेस ने, एक सांसद ही वहां पर खड़े थे, बता रहे थे कि कांग्रेस ने उसमें काफी वो ले लिया था, मतलब आगे Mileage। बढ़ लीड ले गए, लिया था, लीड ले लीड लिया। ले लिया था। वो ईंटा पत्थर और वो सब लेकर के आई और कटआउट बकायदे, मतलब प्रोटेस्ट की जो सामग्री इकट्ठा की गई ना, वो जो है कांग्रेस पार्टी ने बढ़िया से किया था। जैसे ईंट कहीं से तो कढ़ाई कहीं से करके आए। तो टीएमसी वालों ने सोचा कि हमको इनसे आगे जाना है और इन्होंने इसकी वजह से रियल सिलेंडर वर्सेज कटआउट सिलेंडर वाला सिस्टम, तो इन्होंने कहा मैं रियल ही लेके चला जाता हूँ। हालांकि वो खाली था, सिक्योरिटी फोर्सेज वालों ने बताया कि खाली सिलेंडर था, उन्होंने टीएमसी के लोगों ने बताया, लेकिन उसको लेकर के आ गए थे, उसको रोका गया, फिर उसको वापस किया गया। तो इस तरीके का हो रहा है एक टीएमसी कांग्रेस में ये कि प्रोटेस्ट में भी वर्चस्व जो है किसका, असली वर्सेस नकली, और ये इसमें- सब चल रहा है। इसमें एक चीज और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, शाइनी घोष हैं जो सांसद हैं टीएमसी की, वो अभी अपना बयान दे रही थी जब लोकसभा स्पीकर को रिमूवल को उनको हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन लेके आया था। तो जब वो अपनी बात रख रही थी तो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अरे दिलीप सेकिया उस वक्त चेयर पे बैठे हुए थे, जो बीजेपी सांसद है। उन्होंने कहा शाइनी से कि आप बोलना चाहती हैं आप बोलिए, लेकिन हंगामा कितना हो रहा है और आप ही के जो कलीग्स हैं कांग्रेस से और अलग अलग पार्टी से, वो हंगामा कर रहे हैं, उनको प्लीज बोलिए कि वो शांत हो जाए ताकि आप अच्छे से बोल सके और आपकी बात सबको सुन सके। तो शाइनी ने क्या बोला, सर हम लोग बिलीव करते हैं एकला चोलो में। अच्छा बोलिए। मतलब ये सोचिए, और ये टीएमसी का अंदाज रहता है ये संसद के अंदर कि जो करना है एकला चलो। और जैसा जितेंद्र सर भी बता रहे हैं कि वर्चस्व ये है कि मैं बेस्ट तो मैं बेस्ट, मैं फर्स्ट तो मैं फर्स्ट। कौन बढ़िया कर लेगा कौन protest, बढ़िया, उसका भी चल रहा है पूरा। आई एम द बेस्ट। सिक्योरिटी हाइटेंड इतनी ज्यादा है। रेणुका चौधरी के वो डॉग वाले किस्से के बाद, जिसको जितेंद्र जी ने ही कैप्चर किया था, कि वो अब गाड़ियों पे भी उतनी पैनी नजर बना के रखते हैं। हाँ। तो जैसे ही आप कोई ऐसी चीज अपनी गाड़ी से उतारने की कोशिश करेंगे, वो तुरंत पकड़ लेंगे उसको और और एस्कॉर्ट सिलेंडर करके। तो एक्चुअली बहुत बड़ा, बड़ी उसका चीज़ थी। आकार काफी बड़ा चीज है वो तो और obviously ये वाला भी जो है, जो टीएमसी और कांग्रेस वाला जो हुआ है, पहले कहाँ जो है वो पहले कहाँ ये लोग मान रहे थे। टीएमसी वाज नॉट रेडी टू साइन ऑन दैट रिमूवल फॉर स्पीकर वाला जो मोशन था, उस पर कहाँ साइन कर नहीं रहे कर रहे क्यों थे। साइन किया, ये भी आप लोगों को तो पता ही, वो क्यों साइन किया, क्योंकि टीएमसी जो है वो इम्पीचमेंट लेके
आ रही है, देखिए ये जो आपको पीछे सुनाई दे रहा है इस समय, मूवमेंट्स हो रही है। मूवमेंट जब होता है तो पूरा जो रास्ता है उसको बंद कर दिया जाता है, रूट लगाना कहते हैं इसको। और अब आपको जो गाड़ियां निकलती हुई नजर आ रही हैं, राजनाथ जी, नहीं राजनाथ जी नहीं है, कोई सांसद है, कोई सांसद लेकिन है? बीच में वो बस खड़ी हो गई तो हाँ, इसलिए इसलिए। सिक्योरिटी को अलर्ट होना पड़ा। जी जी सिक्योरिटी अलर्ट की लेकिन हम हाँ, बात कर उधर रहे से थे गृह मंत्री एंटर कर रहे हैं पीछे से। पीछे से। हाँ, यहीं से सारा मूवमेंट होता है, यहीं से खैर, movement हाँ, होता है, जी। पीछे सारा तो यहाँ बैठ के हमें ये सब नजर आता है और रूट जो लगा दिया जाता है पीएम के और बाकी सब बड़े लोगों के आने पे। तुम भी ये बता रहे थे कि इन्होंने तो साइन पहले किए नहीं थे। एक्चुअली क्या है TMC ने। कि इसमें क्विड प्रो को आप देख सकते हैं। पहले टीएमसी ने साइन नहीं किया उस रेजोल्यूशन पर, जो रेजोल्यूशन लेके आई थी कांग्रेस की, भाई हम लोग चाहते हैं कि लोकसभा स्पीकर को हटाया जाए। लेकिन जैसे ही टीएमसी को ये लगा कि हमें अपना मोटिव लेके आना है, हमें अपना एजेंडा लेके आना है इम्पीचमेंट का, सीईसी का, तो उनको मालूम था कि हमें समर्थन चाहिए विपक्ष के नेताओं का, और विपक्ष में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, फिर समाजवादी पार्टी और बाकी अलग अलग अन्य दल हैं। तो उन्होंने उस रेजोल्यूशन का समर्थन कर दिया। जैसे ही सेकंड पार्ट ऑफ द बजट शुरू हुआ, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम आपका जो रेजोल्यूशन है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, हम उनको उसका समर्थन करते हैं। वो समर्थन इसलिए किया क्योंकि इस रेजोल्यूशन के तुरंत बाद टीएमसी को सपोर्ट चाहिए था कांग्रेस का और बाकी दलों का, विपक्षी दलों का। और जो साइन कराए गए हैं, मैम मौसम में बता भी पाएंगे कि कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने टीएमसी के जो इम्पीचमेंट का नोटिस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के Removal का, खिलाफ, हाँ, उस पर साइन किया है कांग्रेस के नेताओं ने। ये बताइए मौसमी कि अब मोशन वर्सेस मोशन भी हमने देखा, ये एक साथ नहीं आ रहे हैं, ये तो हमने पिछली कई सारी प्रोटेस्ट में देखा है। तो टीएमसी क्या ब्राउनी पॉइंट्स गेन करना चाहती है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, ये सबमिट करके नोटिस कि उनका इम्पीचमेंट होना चाहिए? देखिए, टीएमसी हर एक फ्रंट पर अटैक करना चाहती है, सरकार को भी, और चुनाव आयोग से तो रार ठनी हुई है, कोर्ट में भी मामला है, एसआईआर का पूरा मामला ही कोर्ट में है। तो वो हर फ्रंट पे, हर मोर्चे पर घात करना चाहती है। और मुझे जो पता चला, नोटिस दोनों हाउसेस में दे दिया गया है, 190 से ज़्यादा उसमें हस्ताक्षर जो हैं, उसमें सभी दलों ने विपक्ष के साइन किया है। तो उस तरह का संशय, जैसे कि नोटिस ऑफ रिमूवल फॉर स्पीकर में नहीं साइन किया था टीएमसी ने, पर कांग्रेस ने इसमें हामी भरी है, क्योंकि राहुल गांधी का वो नंबर 1 प्लैंक था। तो एक एजेंडा हाईजैक वाली बात भी होती है। लेकिन कांग्रेस को लगता है ग्रेटर कॉमन गुड में अगर विपक्ष कुछ कर रहा है, ये राहुल गांधी की भी स्ट्रैटेजी रही है, तो उसमें हम लोग आगे जा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो ये सिग्नेचर्स हुए हैं ऐश्वर्या, इसमें हर एक दल ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली है। ऐसा नहीं है जैसे कि स्पीकर वाले में जो हुआ था, इसमें टीएमसी ने अपने सिग्नेचर्स करवाए हैं, सपा ने अपने कराए हैं, कांग्रेस ने अपने करवाए हैं, और वो दे दिया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कई सारे नोटिस पड़े हुए हैं। एक सबसे बड़ा नोटिस जो पड़ा हुआ है वो राहुल गांधी के खिलाफ है। निशिकांत दुबे जी ने जो किया है वो सब्सटेंसिव, 15 सब्सटेंटिव नोटिस है, 15 दिन में उसमें वो उसको लाना है, और वो कब आएगा उसको लेके ग्रे एरिया है। क्या अगले हफ्ते ये बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, उसको लेके कहा जा रहा है कि काफ़ी साक्ष्य और तथ्य रखने पड़ेंगे निशिकांत दुबे को, और उसको लेके कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। और उसी तैयारी में राहुल गांधी ने पहली बार एक और काउंटर अटैक किया, ये कह के कि हरदीप पुरी की जो डॉटर है, उनको जॉर्ज सोरोस, जो पूरा केंद्र में, विवाद के केंद्र में आरोप निशिकांत दुबे लगाएंगे राहुल गांधी पर, उसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस है। तो कांग्रेस कॉन्फिडेंट है इस बात को लेके कि इनके पास तो कुछ है नहीं। सोरोस और राहुल गांधी को कोई कहीं बैठा है, सैम पिट्रोडा सोरोस के साथ मीटिंग में बैठा है, वही तस्वीर ये लोग दिखाएंगे, बिग डील। पर जॉर्ज सोरोस के लिंक है हरदीप पुरी की डॉटर से। ये हमला कांग्रेस लगातार इसको एम्पलीफाई करते हुए आप देखिएगा आगे नजर आएगी रणनीतिक तौर पे। इसमें ना मौसमी, मैं गैलरी में बैठी थी जब ये आप जो कांग्रेस की और इसकी बात कर रहे हैं ना, कि जब रिमूवल ऑफ उनकी बात हो रही थी कि स्पीकर को हटाया जाए, जब राहुल गांधी बोल रहे थे, उन्होंने टाइम मांगा था कि मैं बोलना चाहता हूँ क्राइसिस पे, उनको टाइम दिया गया 4:30 बजे का। हरदीप पुरी और बीजेपी इतनी तैयार थी कि हरदीप पुरी 4 बजे ही जाके लोकसभा में बैठ गए। 4:16 पे राहुल गांधी आए, और उनसे 2 मिनट पहले प्रियंका गांधी आई थी जो बैठी हुई थी। इंटरेस्टिंग चीज़ उस समय लोकसभा में जो देखने की थी वो ये थी कि कांग्रेस की बेंचेस ऑलमोस्ट भरी हुई थी। टीएमसी से मात्र 3 एमपी बैठे थे, समाजवादी पार्टी जो 37 एमपीज के साथ है उनकी मात्रा ठीक थी। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस जो है वो इस चीज़ के अंदर दिखाना चाह रही थी, और जैसे ही
राहुल गांधी ने एप्स्टीन और हरदीप पुरी की तरफ इशारा किया और उन्होंने वो बात बोलना शुरू किया कि कनेक्शन है। केसी वेणुगोपाल पीछे पलटे, उन्होंने जो जितने सांसद थे उन सबको इशारा किया कि आप लोग वेल में जाइए। हरदीप पुरी ने जब अपना स्टेटमेंट देने की कोशिश करी तो वो लोग सब वेल में थे। वो क्या बाकी बोल रहे पार्टीज थे? नारा कुछ वो दिख नहीं रहा था। वो बोल टीवी रहे पे। थे कि देखो भीतर देखो, थे ना? मैं भीतर थी, वो नारा दे रहे थे देखो देखो कौन आया, एप्स्टीन का दोस्त आया। अच्छा, ये प्रक्रिया आधे घंटे तक चली है, मतलब राहुल गांधी के बोलने से लेके हरदीप पुरी के स्टेटमेंट एंड करने तक। तो आधे घंटे तक ये नारेबाजी हुई, लेकिन वेल के अंदर कांग्रेस एमपीज के अलावा बाकी विपक्ष के एमपीज नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ जो देखने को मिल रही है कि क्विड प्रो क्रो, हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे इम्पीचमेंट में तो हम आपके साइन ले लेंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो तब आप हमारे पास आ जाइएगा। भाई नंबर नहीं थे फिर भी अच्छा खासा स्पीकर वाले मसले को तूल दे दिया विपक्ष दे दिया, ने। हाँ सही। प्रियंका गांधी की इतनी 3-4 सांसदों ने तारीफ कर दी उसी में, बीजेपी के सांसदों ने। क्या बोले खुद प्रियंका गांधी के बारे में? किरण रिजिजू ने तारीफ कर दी कि भाई अगर प्रियंका गांधी एलओपी होती तो शायद बेहतर करती। निशिकांत भी यही बोल दिए, श्रीकांत शिंदे भी यही बोल दिए। तो भैया सारे लोग, और ये भी रणनीति होती है, फूट करो राज करो ब्रिटिशर्स की थी। दोनों आप देखिए ना कि अक्सर ये होता है कि प्रियंका गांधी का पूरा सोशल मीडिया में चलने लगता है, फिर कांग्रेस की तरफ से आता है, या प्रियंका गांधी खुद कहती हैं कि एलओपी को ऐसे नहीं कहना चाहिए कुछ, पर वो बीच में बीजेपी लगातार कहती रहती प्रियंका इज बेटर, प्रियंका इज बेटर, क्योंकि राहुल में गेट्स अंडर द स्किन ऑफ द बीजेपी। तो लेकिन आप ये सोचिए ना कि जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो रेजोल्यूशन लाया था उसके डिफीट होने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने बोला, मतलब उन्होंने मांग की कि भाई वो चाहते हैं एक मुद्दा उठाना। तो मुद्दा कैसे उठा एलपीजी क्राइसिस का, सरकार की क्या तैयारी थी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक पूरा टर्न ऑफ इवेंट से बताओ। हुआ क्या कि लोकसभा स्पीकर आए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि पूरे पिछले 2-3 दिन में क्या क्या हुआ हम सबने वो देखा। 12 बजे के आसपास की वो बात है, और आधा पौना घंटा अपनी बात रखी उन्होंने, और कई सारे मुद्दे, ना रामनी जी वाला मुद्दा और राहुल गांधी को नहीं बोलने देने वाला मुद्दा, कई सारी मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिर उसके बाद एकदम से हमको पता चलता है कि 4:30 बजे राहुल गांधी एलपीजी क्राइसिस का मुद्दा उठाने वाले हैं, और वो परमिशन, वो रिक्वेस्ट की गई राहुल गांधी की तरफ से कि मैं एलपीजी क्राइसिस का मुद्दा उठाने वाला हूँ, और एक लेटर बाकायदा मिनिस्ट्री को दिया गया, मतलब लोकसभा स्पीकर को सबमिट भी किया गया और गवर्नमेंट को भी सबमिट किया गया कि हम लोग एलपीजी का क्राइसिस का मुद्दा उठाना चाहते हैं और सरकार इस पर अपना जवाब दे। वो एक्सेप्ट किया गया, मतलब अर्जेंट मैटर्स को हटाने के बाद भी उसको एक्सेप्ट किया गया क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और वो एक्सेप्टेंस के बाद 4:30 बजे के आसपास जब राहुल गांधी को जब वो बोलने वाले थे, उससे पहले आप तैयारियां, बैकडोर कैसे तैयारियां चल रही थी वो भी समझिए। ये डिसाइड हुआ 1 बजे के आसपास कि राहुल गांधी बोलेंगे। सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। हरदीप पुरी जो पहले से सदन में मौजूद थे, उन्होंने कई जगह फोन मिलाए, और मेरे सामने की बात है, मैं उनके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था, लगातार जो है हरदीप पुरी के ऑफिस के लोग कई लोगों के संपर्क में थे। उसी वक्त टीम आती है एक, और कई सारी फाइल्स हाथ में लिए, कई जो सेक्रेटरीज हैं, कई जो अधिकारी हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर के, वो सारे के सारे आते हैं और सारे हरदीप पुरी से मिलते हैं। उसके बाद लंबी मीटिंग चलती है, लगभग 2:45-3 बजे के आसपास तक वो मीटिंग चलती है। मीटिंग के बाद वो जब अधिकारी वहाँ से चले जाते हैं, तब 3:30 बजे के आसपास हरदीप पुरी निकल के बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद फिर वो वापस जाते हैं अपने कमरे के अंदर। अच्छा। और अंदर जाकर कुछ 15-20 मिनट के बाद हरदीप पुरी आते हैं और 1-2 पेज का लेटर लेके आते हैं। और वो लेटर लेके जब वो आते हैं तो 4 बजे के आसपास वो लोकसभा में पहुंचते हैं। लेकिन आप भी बता सकती हैं बेहतर, और ऐश्वर्या आप भी बता सकते हैं कि जब इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, एलपीजी क्राइसिस है, सरकार काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट तैयार किया जाए, सरकार कैसे डील कर रही है, सिचुएशन क्या है, आगे क्या तैयारी है, मुद्दे पे यहाँ इधर वो उधर चिकिर गिन्नी बनाए जा रहे हैं, इधर ये कर रही है, ये कर रही है, इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो जब स्टेटमेंट को तो सुन लिए थे, ठीक है, आपको यू वांट टू रेज द इशू, तो राहुल गांधी को बोलने देते। राहुल गांधी, इसमें मैं बताती हूँ क्या हुआ। राहुल गांधी ने अपनी बात बोली, नहीं वो बोली नहीं पाई बात, नहीं वो जैसे ही उन्होंने एप्स्टीन बोला, कॉन्टेक्स्ट बात थी ना, जैसे ही उन्होंने एप्स्टीन बोला, हरदीप पुरी का नाम लिया, सबसे आगे बैठे थे पीयूष गोयल तुरंत खड़े हुए। पीयूष गोयल के लेफ्ट हैंड साइड थे ये गजेंद्र सिंह शेखावत, वो तुरंत खड़े हुए और उन्होंने एकदम उंगली करी राहुल गांधी की तरफ, फिर चेयर की तरफ देखा जहां ओम बिरला बैठे थे, और वो चिल्लाने लगे कि ये गलत है। अच्छा, जैसे ही ये दोनों खड़े हुए, सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई प्रियंका गांधी, टू शो सॉलिडारिटी कि भाई राहुल गांधी के पीछे मैं हूँ।
प्रियंका गांधी खड़ी हुई, प्रियंका गांधी के 10 सेकंड के बाद केसी वेणुगोपाल खड़े हुए, फिर जितने कांग्रेस के लोग थे वो खड़े हुए। कार्ति चिदम्बरम अंदर वॉक इन करते हैं, कार्ति चिदम्बरम से डिस्कशन होता है सब लोगों का, केसी वेणुगोपाल का। तो जो तुम पॉइंट बोल रहे थे कि सुन लेते, राहुल गांधी ने फिर चेयर की तरफ देख के बोला कि मैं अपना बात कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसको कंप्लीट करने दीजिए। उस पे स्पीकर जो है ओम बिरला जी, उनका ये कहना था कि आपने जो नोटिस दिया है, मेरे पास कॉपी है, क्योंकि उनकी टेबल पे वहाँ दिख रहा था कई सारी कॉपीज, कई सारे पेपर रखे थे। तो उन्होंने कहा मैं दिखा सकता हूँ कि आपने किस टॉपिक पे मुझसे परमिशन मांगी थी, आप उसी टॉपिक पे बोलिए। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एलपीजी और एप्स्टीन? वो तो कलेक्ट कर रहे थे। एक सेकंड पीयूष भाई, देखो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द लीडर हु स्पीकिंग, उसके लिए जो इशू इम्पोर्टेंट है वो बोलेगा। हाँ। ये सारे सब्जेक्टिव इश्यूज हैं। I get it. मे एप्स्टीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, आई बेग टू बिल्कुल सही डिसएग्री, बात। क्योंकि उसमें हजारों लाखों महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी तबाह हुई है। अगर उसमें एक भी तार भारत में जुड़ता है तो ये बेहद शर्मनाक है। चलिए अभी की सिचुएशन के हिसाब से और दूसरी आप बात, सोचिए और ना। दूसरी अभी की सिचुएशन कैसे पता, अभी मे की बी situation LPG crisis राहुल है पूरे गांधी के देश में। पास बहुत सारी ईमेल्स हैं, मे बी उनके पास ये ईमेल हाँ, ये हो है सकता कि है। वो लिंक कर रहा है, करप्शन से लिंक कर रहा है सोरोस को, या एप्स्टीन की मुलाकात हुई थी, वो ईमेल्स हैं। अगर सरकार को लगता है वो बड़ी बात नहीं है तो विपक्ष को भी, सरकार को लग सकता है हाँ। तो विपक्ष को भी लग सकता है ये बड़ी बात है, है। हम इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लेकिन एप्स्टीन उस के वक्त मुद्दे उन्हें पर तो प्रेस उस मुद्दे कॉन्फ्रेंस पर कर चुके बोलने हैं। की इजाजत दी गई थी ना, उस मुद्दे पर बोलना था हाँ, उन्हें, तो वो LPG राहुल के गांधी issue। कह रहे थे ये- कि मैं इकोनॉमिक इशू पे बात करना हाँ। चाहता हूँ, इनको फंडिंग मिली है हाँ। और मैं उससे उन्होंने- लिंक करना चाहता वो हूँ। उससे लिंक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एप्स्टीन का नाम आया वो पूरा युद्ध छिड़ गया बीजेपी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि और बोलने देते राहुल गांधी एक्सपोज हो जाता है। ऐश्वर्या, अगर गलत बोल रहे थे तो बोलने देते एक्सपोज हो जाते तो हैं। बस एप्स्टीन पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं हरदीप तो पुरी। इसी पे जो मुद्दा उठा वो, और इस पे फिर हाउस में क्यों नहीं बोलने देते भाई? हरदीप पुरी फिर 2 मिनट के बाद हाँ। हरदीप पुरी का जब थोड़ा सा उनको लगा कि अब ये पानी जो है सिर के ऊपर से जा रहा है, फिर हरदीप पुरी बैठे रहे, खड़े नहीं हुए, लेकिन बैठ के उन्होंने उंगली करके राहुल गांधी की तरफ बोला कि आप टॉपिक पे रहिए, ये टॉपिक नहीं है। अच्छा। तो वहाँ पे वो देखने को मिल रहा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा खींचातानी उस चीज़ को लेके हो गई। ऐश्वर्या आप इसमें अंदर थी, मैं इम्पैक्ट उसका ये हुआ जो बवाल हुआ। मैं बाहर मकर द्वार पे खड़ी थी और वहाँ पे दंदनाते हुए तीनों मंत्री आए, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल और एक और मंत्री नहीं थे, अनिल बलूनी साहब, और वो लोग दंदनाते हुए आए और उन्होंने बोला ये पीछे का प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज़ नहीं है। वो पीछे प्रशांत पटोले बोले जा रहे हैं हाय 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 हाय, जैसे उनको लगा मेरे बारे में बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग है बहुत। हाँ बहुत। तो और बूमिंग वॉइस में अपना महाराष्ट्र का लिए हुए हाय 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 बोले जा रहे हैं, और पीयूष गोयल बोल रहे हैं ये प्रोटेस्ट बिल्कुल सही नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, राहुल गांधी नेता विपक्ष पर कार्रवाई होनी चाहिए मुद्दे से भटकने के लिए। क्योंकि निशिकांत दुबे ने उस समय जब वो लास्ट में बोल रहे थे, हाँ। उनके बोलने के बाद हाउस अडजर्न हुआ था, तो निशिकांत दुबे ने जो पिक्चर्स दिखाई, निशिकांत दुबे जी ये साफ बोले कि आप ये फोटोज देखिए, चाय पी जा रही है, कॉफ़ी मंगवाई जा रही है, पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है मकर द्वार का, तो उसी का कंटिन्यूएशन था जो पीयूष गोयल जी ने बाहर आके जिस तरीके से ये बहुत बोला। देर से चुप है और ये भी बहुत देर से चुप है। और ये भी बोलिए। ये ऐसा कैसे हो रहा है? आप ये मुझे बताइए। ये कंफ्यूजन है, हाँ, मुझे बताइए। मैं ये क्लैरिटी चाहती हूँ, आप सब पार्लियामेंट के अंदर रहते हैं, धुरंधरों जब से। जो धुरंधर हैं हमारे, हाँ, तो Thank you, राहुल thank you. गांधी को कोई जब बंदर भी बोल रहा था वो पीछे है, बंदर पीछे। किसी और नेता को, हमको नहीं मतलब। राहुल गांधी ने एक्चुअली जब बोलने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे बोलना है, तो वो क्या एलपीजी या जो प्रेजेंट क्राइसिस है, वेस्ट एशिया क्राइसिस है, उसको लेके जो इम्पैक्ट है, वॉर क्राइसिस है, उसको लेकर वो बोलना चाहते थे? और अगर वो ऐसा बोलना चाहते थे और उसके पहले की तैयारी पीयूष ने बताई कि कैसे मिनिस्ट्री में मीटिंग्स हुई और पूरा रिव्यू किया हरदीप पुरी ने, फाइल्स लेके आए, पेपर लेके आए, तो क्या राहुल गांधी को उस मुद्दे पे ही बोलना चाहिए था, या फिर वो उस मौके को भुना रहे थे कि एप्स्टीन पे बोलने लगेंगे वो? तो क्या ये सही था अकॉर्डिंग टू द रूल्स? वो बुना रहे थे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब आप अंदर घुसते हो ना अलग अलग दरवाजों से, तो एक राज्यसभा जाता है, शार्दुल से अंदर जाएंगे तो वो हाँ। पड़ता है, किसी दरवाजे जाएंगे तो लोकसभा पड़ता है, तो हम भाग रहे थे ऊपर जाने के लिए कि गैलरी में जाके बैठना है, और क्रॉस किया लोकसभा, वो जो एक गैलरी टाइप आती है, तो वहाँ पे राहुल गांधी अकेले खड़े थे और अपने फ़ोन पे मैसेजेस पे बात कर रहे थे। तो राहुल गांधी, जो मेरा असेसमेंट है वो सिचुएशन को देख के कि मैं भागती हुई जा रही हूँ, राहुल गांधी वहाँ खड़े हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो दिख रहा था कि मैसेज कर रहे हैं, फिर एक कॉल भी आया उनको जस्ट अंदर जाने से पहले, मतलब जब वो अपनी चेयर पे जा रहे थे उससे पहले। तो
मेरा असेसमेंट ये है कि वो बहुत अच्छे से इसको बुनाना चाह रहे थे कि शुरू करेंगे एलपीजी पे, उन्होंने शुरू भी एलपीजी से ही किया था, लेकिन फिर वो तार एप्स्टीन वाले जोड़ देंगे, और जब वो गुस्से में निकले भी तो वो प्रियंका गांधी, कार्ति चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल सबको ये बोलते हुए गए कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने अपने पेपर उठाए और निकल गए। और उसमें क्या हुआ था, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब राहुल गांधी ने एप्स्टीन वाला बोल दिया और वो उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट तक हरदीपुरी अपना स्टेटमेंट देते रहे, राहुल गांधी उठे, जैसे ऐश्वर्या बच्चन निकल गए, तो मैं बाहर खड़ा था मकर द्वार पे। बाहर जैसे आए तो वहाँ पे सीआईएसएफ के जो जवान है, घर रहते हैं सिक्योरिटी में, सबको बोलते हुए जा रहे हैं, देखो मुझे बोलने नहीं दिया, देखो मुझे बोलने नहीं दिया, देखो मुझे बोलने नहीं दिया, देखो मुझे। मैं कहा, यार सीआईएसएफ वालों को बोल के क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है ये ऑप्टिक्स क्रिएट करना चाहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया, क्योंकि पिछले सेशंस में भी ऐसा ही होता है, कभी माइक बंद करने की शिकायत होती रहती है, या फिर इस बार भी जब वो बाहर निकलते हैं उन्हें पता है कि हर कोई उनको देख रहा है, सुन रहा है, कैप्चर कर रहा है, तो वो जो भी बात पहुंचाना चाहते हैं, वो चाहे वो मकर द्वार पे चाय के कप के साथ हो, या फिर वो मुझे बोलने नहीं दिया गया जैसा पीयूष बोल रहे हैं, तो वो एक इंप्रेशन या मैसेजिंग जो करना चाहते हैं वो यही है कि मुझे भाई बोलने नहीं दिया गया। आए और बैठे, प्रियंका गांधी साथ में थी, दोनों निकल गए, और उनके जो सांसद है वो वेल के अंदर है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निकल गए अपने घर की तरफ। वो लाइट्स, कैमरा, एक्शन। नहीं, बस लाइट्स जली, कैमरा दिख गया, एक्शन किया और टाटा। जितेन ने एक और तस्वीर देखी है ऐश्वर्या, हाँ, मकर द्वार पे। मकर द्वार पर एक ऐसा वीडियो, मतलब हमने कैप्चर भी किया है, वो है, अमूमन ये देखते हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे जब आते हैं, वो वायरल वीडियो होगा, अभी भेजा नहीं दफ्तर वो आपने? भेज दिया, वायरल हो चुका है। तो ये तुरंत तो सेंड, हिट सेंड, तुरंत जो कोई मिलता है, कोई वीडियो, किसी की आपस में बातचीत, सब रिकॉर्डिंग में रहता है। तो कैमरा हम लोग का एकदम एक्शन में रहता है। तो संसद के अंदर जिस तरीके की गतिविधि आप लोगों ने देखा, संसद के बाहर आज सुबह सुबह ये हुआ कि पुराने संसद से 1 नंबर गेट से निकलते हुए दिग्विजय सिंह मकर द्वार की तरफ सीधे चले जा रहे हैं, तो इधर से आवाज़ दिया जगदम्बिका पाल जी ने, दिग्विजय जी, तो वो इधर आ गए। लेकिन दिग्विजय जी जैसे ही एक दूसरे को मिलते हैं, पुराने दोस्त भी हैं कांग्रेस में, रहे हैं, हाथ मिलाते हैं तुरंत, और हाथ मिलाने के बाद दिग्विजय जी कहते हैं कि आपने हाउस को बहुत अच्छे से कंडक्ट किया। जगदम्बिका पाल को बोलते हैं बहुत अच्छे से, विपक्ष के लोगों का भी आपने ध्यान रखा। तो जगदम्बिका पाल चिरपरिचित अंदाज में अपना जैसे उनका होता है वैसे हंसते रहे, वो हंसते रहे, और तो ऐसे करने लगे। हाँ, उन्होंने वैसे किया। और उसके बाद इधर से जगदम्बिका पाल बोलते हैं दिग्विजय सिंह को कि आप भी कम नहीं है, विष पिए जा रहे हैं, मतलब शिव जी की तरह आप भी विष पिए जा रहे हैं, ऐसे कर कांग्रेस में रह के हर एक विष। तो उन्होंने कुछ टिप्पणी की, फिर कि दिग्विजय सिंह ने बोला कि आप तो स्पीकर से बढ़िया वो करते हो। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो जगदम्बिका पाल ने बोला कि भाई अब इसमें आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति है, ठीक है। मौका मुझे स्पीकर ने ही दिया था चेयर में बैठने के लिए, उसके बाद हमने ऐसा परफॉर्मेंस किया। तो उन्होंने ये सब, तो ये पूरा वाकया ऐसे समय समय पर ऐसे वीडियोस, वायरल वीडियोस आते रहते हैं और दिखते रहते हैं मकर द्वार पर। यानी राज्यसभा के सांसदों की भी नजर लोकसभा के ऊपर है, लोकसभा में क्या कर रहे हैं। हाँ, पूरा। नहीं, इसमें स्पीकर साहब की तरफ से ये बात कही गई थी ऐश्वर्या, हम लोग सब लोग स्पीकर साहब से मिलने गए थे, यूँ तो सारा ऑफ रिकॉर्ड होता है, पर एक चीज़ जो बहुत शिष्टाचार के नाते उन्होंने कही थी कि चेयर पे जो बैठता है, चाहे वो शैलजा बैठे या कोई भी विपक्ष का सांसद बैठे या जगदम्बिका पाल बैठे, क्योंकि ये पहली बार है पूरे उनके खिलाफ जो नोटिस गया उसके बाद पिछले 2 दिन में कि स्पीकर की वापसी हुई है चेयर पे। और उससे पहले कमान थी, जो पैनल होता है वो कमान संभालता है, जिसका जिक्र कर रहे थे जितेन भी, दर्शकों को बता दें तो जगदम्बिका पाल और एनके पे प्रेमचंद्रन, शैलजा कुमारी और तमाम तेनेती से लेके संध्या कुमारी, ये सारे लोग उस पैनल का हिस्सा हैं, जो आपने देखा कि कैसे चेहरे बदले जा रहे थे। तो उनकी जिम्मेदारी, स्पीकर कहते हैं कि भाई वो अपना काम करते हैं, बिल्कुल। हालांकि मैं इससे डिसएग्री, हाँ। मैं इससे मतलब मुझे लगता है एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट कि कुछ लोग चेयर पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, किसी को एक मौका दे सकते हैं बहुत कुछ बोलने का, और किसी को टोक कर आप वो मौका काट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नजर आता है। ये जो आप बता रही थी ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताई थी शिवानी, जो आप पूछ रहे थे ना कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है। बेसिकली होता क्या है, कोई बटन नहीं होता है स्पीकर की चेयर पे,
ये आप किसी से भी मतलब जो पूर्व स्पीकर्स भी रहे हैं उनसे भी अगर बातचीत की जाए तो एक बहुत बड़े ऑफिसर जो हैं लोकसभा सेक्रेटेरिएट में, उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे यही सवाल पूछा। मैंने कहा ये बताइए, ये कहा जाता है, हम भी कई बार गैलरी में बैठे होते हैं तो दिखता है कि माइक बंद कर दिया हाँ, हमारा। क्योंकि उन दूसरे की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती है। तो उन्होंने बोला कि ये कोई बटन नहीं है कि भाई हाँ, अगर अब आप सोचो अगर 300 सांसद हैं, 400 सांसद है, 500 सांसद, तो क्या 500 राहुल बटन? गांधी वाला बटन दबा दो। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि भाई पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं तो पीयूष गोयल जी का बटन आपने दबा दिया, आपको राहुल गांधी जी को बंद करना है तो वो दबा दिया। तो पैनल कितना बड़ा होगा बटन्स का? Obviously, तो हाँ। कोई बटन नहीं होता है बेसिकली। जहाँ से ये सब कंट्रोल होता है, ऊपर एक रूम है, जहाँ लोकसभा है उसके ऊपर एक रूम है जो सुनते रहते हैं कि स्पीकर क्या बोल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल स्पीकर ने बोला कि अच्छा ठीक है माननीय सांसद अब आप बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए, तो ये क्यों होता है कि अब वो सांसद जो है उनका माइक बंद कर दिया जाए क्योंकि उनको ये इंस्ट्रक्शन आया कि आप बैठ जाइए। पहले ऐसा नहीं होता था। जब मीरा कुमारी थी तो उनके टाइम में ओल्ड पार्लियामेंट में लोग अचानक से बोलना शुरू कर देते। अब आप सोचो हम बात कर रहे हैं और अचानक से हम सब एक साथ माइक के अंदर बोलने लग जाएं तो क्या ही गुड़गोबर होके निकलेगा बाहर। कुछ नहीं होगा, अंकित भाग जाएगा। हाँ, अंकित तो भाग जाएगा हमारा प्रोड्यूसर के भाई अगर आप हम कर सब लो। साथ बोलने लगे कैसे बोलने लगे? जैसे पीयूष लगातार बोलता है फिर ये हमको टोकता है। हाँ, गलत है तो टोको। हाँ, ये सही जो ये तुम्हें लगता है गलत है? ये जो बिकरिंग आपको दिख रही है ये पुरानी संसद के अंदर ये हो चुका है। कई सारे एमपीज एक साथ बोलने लगे थे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो ये नया रूल आया है कि जब स्पीकर, जो भी स्पीकर हो, जब वो ये बोलेंगे कि माननीय सदस्य अब आप बैठ जाइए, ठीक है अब हम किसी और को समय देंगे, आपका समय पूरा हो गया है, तो वो क्यों होता है कि अब उनका माइक जो है उसको कट ऑफ कर दिया जाए और जो नेक्स्ट जो नाम लिया गया है उनका माइक ऑन कर दिया जाए। तो ये कहना कि स्पीकर के पास कोई बटन है या मुझे नहीं बोलने दिया गया, टेक्निकली ये गलत। वो खुद बटन नहीं दबाते लेकिन वो बोल के क्यों जरूर दे देते हैं। हाँ, उसका रीजन है क्यों वही है कि भाई अगर पीयूष बोल रहे हैं और बीच में ऐश्वर्या बोलने लग जाए और ऐश्वर्या खत्म ना करके जितेंद्र और मौसमी बोलने लग जाए तो कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। जस्ट टू ब्रिंग हाउस इन द ऑर्डर, ये है इसीलिए ये ऑर्डर ऑर्डर। आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मकर द्वार पे ही। तो कंगना रनौत बहुत स्टाइलिश हैं, बहुत जानी जाती हैं, कई सारे लोग जो हैं उनकी स्टाइल की तारीफ करते हैं, वायरल भी होती हैं। तो कंगना रनौत को लेके महिला एमपीज के अंदर भी थोड़ी उथल पुथल रहती है। तो व्हाट्स ऑन द बिलबोर्ड टुडे। हाँ, ऐसे एकदम कि भाई आज क्या पहन के आएंगे कंगना रनौत। तो कंगना रनौत कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुई, साड़ियाँ बहुत अच्छी पहनती हैं, एक पर्टिकुलर फोटो बहुत वायरल हुई। उसके अगले दिन कुछ महिला एमपीज मकर द्वार पे खड़ी थी और टॉपिक ऑफ डिस्कशन पॉलिटिक्स नहीं था, टॉपिक ऑफ डिस्कशन था साड़ी। तो एक महिला एमपी ने बोला कि भाई कंगना तो सारा लाइमलाइट लिए जा रही है। अच्छा, तो बाकी सारी एमपीज जो हैं बात करती हैं, बाहर आती हैं, पॉलिटिकल बात करती हैं, कंगना धड़ धड़ आती हैं, उनकी फोटो और वो साड़ी के साथ शायद स्पोर्ट शूज पहनती हैं। नहीं, हील्स पहनती हैं। बूट्स पहनती है, बूट्स पहनती हैं, अभी हील्स पहनेंगी समर्स के अंदर। तो ये एक बहुत दिलचस्प एक जो मैंने जो कॉन्वर्सेशन मकर द्वार पे सुना वो था कि महिला सांसद भी कंगना रनौत की साड़ियों के बारे में बात कर रही थी और ये कहा भी गया एक महिला सांसद द्वारा कि भाई इनके पास तो स्टाइलिस्ट होगा, तो ये तो अपने पूरे 15-20 दिन का जो है स्टाइलिस्ट के साथ कपड़े तैयार करके आती हैं। तो कंगना रनौत इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अच्छा, एक बात स्टाइलिश बताइए जो कि है, कंगना एक रनौत- स्टाइलिश साड़ी को लेकर के चर्चा हो रही। स्टाइलिश साड़ी वाली रिपोर्टर की भी चर्चा बहुत होती है। ठीक है, ये भाई किसकी ऐश्वर्या की बात हो रही सांसद है? ने भाई सांसद ने खुद रिपोर्टर ऐश्वर्या पालीवाल और महुआ मोइत्रा, Thank तो you. मतलब इनकी सांसदों साड़ी में की इन्होंने जैसे सराहना की, मैं कंगना बगल की में चर्चा खड़ा होती हुआ है था, रिपोर्टर्स मैं सुन रहा था। तो साड़ी इनकी भी बहुत ही Thank you, चर्चित thank है you, और जितेंद्र, बहुत thank अच्छी you. लगती जान है। लीजिए, हाँ। आप चाहे किसी से मिल रही हो, कुछ भी बात कर रही हो, वो जितेंद्र सर तक जरूर पहुंच पहुंच जाएगी। मैं बगल में ही रहता हूँ, कहीं आसपास। वो मैं ये कह सब- रही थी कि जैसे सांसदों में कंगना रनौत की साड़ी की चर्चा होती है, वैसे रिपोर्टर्स में ऐश्वर्या की साड़ी की Thank चर्चा you, होती thank है। you, और thank you. स्टाइलिस्ट की जहाँ तक आप बात करें, मुझे लगता है मौसमी के पास भी कोई है स्टाइलिस्ट स्टाइलिस्ट पूरा है, बता नहीं रही है ये। और आपकी साड़ी भी बड़ी हम सुंदर कभी जा लग रहे रही होते हैं वॉर जोन में, फिर उसके बाद साड़ी उठा के फिर पहन के चले आते हैं। और ये एक्चुअली हकीकत ये है कि शिवानी इज फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। तो मैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाह रही थी, इसलिए मैं शेर ढूंढ रही थी। थैंक यू इरशाद। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। आज शिवानी जो शुक्रिया, है शुक्रिया, खूबसूरत शुक्रिया। साड़ी पहनी है, उसके लिए हमने कहा उनके कि साड़ियों वॉलपेपर पे आपकी फोटो लगी हुई है। थोड़ा चक्कल्ला ये सा राज की बात थी, बतानी नहीं थी, अब तुमने रिपोर्ट नहीं, थोड़ा चक्कल्ला हम लोग, क्योंकि वी आर नॉट द यूजुअल, वी डोंट डॉन साड़ीज यूजुअली यू विल सी अस इन रनिंग शूज, वी डोंट वेयर हाई हील्स एट वर्क, सो
For Reporters Affair, we specially do this. देखिए, साड़ियों की चर्चा हमने कर ली है। मौसमी ने शिवानी की इतनी खूबसूरत तारीफ़ की है, शिवानी ने मेरी और मौसमी की इतनी तारीफ़ करी है। अब टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। आप रिपोर्टर्स अफेयर देख रहे हैं आज तक रेडियो पर, प्लीज़ आज तक रेडियो पर हमें सब्सक्राइब करें। आप हमें सुन भी सकते हैं एप्पल पर और स्पॉटिफाई पर। और अब हम आपको मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू चाय। मिट्टी के घर में जो एसी की यूज़ होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। जैसे अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है और मिट्टी के घर में जो टेम्परेचर होगा उसमें 10-15 डिग्री का फ़र्क होगा। अभी हम लोग जैसे क्लासेस होती है ना, अभी हम किंडरगार्टन में हैं सस्टेनेबल होम्स को लेके, अभी बहुत आगे जाना है। इंडिया में हर इंसान पहले रीयूज़ करता था, रिसाइकिल करता था, रीफर्बिश करता था, तो वो सारी चीज़ें एक्चुअली आपके इको होम्स के स्टैंडर्ड्स में बात करती हैं। क्या हम अपने पुराने होम्स को भी रीडिज़ाइन करके उन्हें इको फ्रेंडली होम्स, ग्रीन होम्स बना सकते हैं? अगर आप एक चम्मच भी कहीं से उठा रहे हो तो वो भी कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज करना होता है। इंडिया में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब इंसान रीयूज करता है, रिफर्बिश करता है, रिसाइकिल करता है, तो उसको लगता है कि पीपल फील कि ये पुअर मैन मेंटालिटी है। तो अगर मैंने सपोज कोई सोलर प्लांट लगाया है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑन टॉप ऑफ माय टेरेस, क्या आई एम आल्सो कंट्रीब्यूटिंग एज अ इको फ्रेंडली? डेफिनेटली यू आर। ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए हैं जो कम कॉस्ट में भी पॉसिबल है, क्योंकि जैसे हम इको फ्रेंडली होम्स की बात करते हैं लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो फिर सरकार क्यों नहीं प्रमोट करती है इस तरह के होम्स को? आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स अफेयर। जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें करी, मकर द्वार पे हम सब ने क्या देखा और क्या सुना ये सब हमने आपको बताया। अब एक दूसरा मुद्दा जिससे बहुत सारे हिंदुस्तानी इस समय जूझ रहे हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन है, वो है आखिरकार ये जो युद्ध चल रहा है इसको लेके। देखिए, वास्तविकता तो ये है कि हिंदुस्तान कई सारे स्टेटमेंट्स जारी कर चुका है, बट हम डायरेक्टली इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें फील हो रहा है। आपने भी कई बार कुछ तस्वीरें देखी होंगी या आपको फ़ोन आए होंगे या मैसेजेस आ रहे होंगे कि आखिरकार पेट्रोल डीजल को लेके क्या होगा, अगर हम केरोसिन की बात करें उसको लेके क्या होगा, एलपीजी पीएनजी को लेके भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में और जहन में सवाल हैं। ये सब सवालों का हम आपको जवाब देंगे। उससे पहले शिवानी जो है, शिवानी एक मार्केट में गई थी। शिवानी, आप जिस मार्केट में गई थी, आपने रिपोर्ट भी की थी आज तक के लिए, आखिरकार ग्राउंड पे रियलिटी क्या है? क्योंकि जैसे पीयूष ने भी बोला और जितेंद्र ने भी बोला कि लोग राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि चाय इंडक्शन पे बनी क्या, तो क्या इंडक्शन बिक रहे हैं बहुत ज़्यादा? देखिए ऐश्वर्या, आपको बता दूं कि मैं इसकी शुरुआत ऐसे करना चाहूँगी कि आग लगी है हरसू, आग लगी है हरसू, दरिया भी है तूफानों में, इसी मुश्किल में हमें अपनी राह बनानी है। और क्योंकि वॉर चल रहा है, क्राइसिस इम्पैक्ट दिख रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमें अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन हम जब जाते हैं, हम जो देखते हैं वही रिपोर्ट करते हैं। मैं गई थी करोल बाग के एक बाज़ार में और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दुकान पे 7-8 मिनट के अंदर मेरे जाने के साथ साथ 6-7 लोग इंडक्शन कुकटॉप्स खरीदने आ चुके थे। तो जाहिर तौर पर हमने उनसे पूछा कि क्यों आप लेने आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि कुछ ने जेन्युइनली बुक करने की कोशिश की थी सिलेंडर्स, उन्हें नहीं मिले। कुछ ऐसे थे जिनको आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना था, और उनका यही कहना था कि रोज़ वो देख रहे हैं कि किस तरह से लंबी कतारें लग रही हैं। वो सब हम सब रिपोर्ट कर रहे हैं, और एलपीजी की कहीं ना कहीं सप्लाईज़ में डिसरप्शन हुआ है। उसकी वजह मिडल ईस्ट क्राइसिस हो सकती है, उसकी वजह रूल्स में चेंज हो सकता है, उसकी वजह फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस हो सकती है, व्हाटएवर। बट इंडक्शन कुकटॉप की जहाँ तक आप बात करें, आप अभी जो भी लोग देख रहे होंगे, आप अपना फ़ोन उठा लीजिए, जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से भी आप सामान खरीदते हैं, आप वहाँ जाइए और आपको कहीं पे भी ऑनलाइन आपको इंडक्शन कुकटॉप नहीं मिलेगा। हर जगह वो हो चुका है आउट ऑफ स्टॉक। और ये जो बिल्कुल लोग खरीद रहे हैं, पिछले 4 से 5 दिनों में जो परसेंटेज की बात है वो 300% से ज़्यादा बिक्री हुई है, उसकी सेल्स टॉप कर रही है। दुकान में लोग जाके ख़रीदारी कर रहे हैं। इंडक्शन कुकटॉप इसलिए ख़रीद रहे हैं क्योंकि अब मान लीजिए गैस में दिक्कत होती है, तो उनके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन रहे। ये तो कुछ लोग हैं जो घर के लिए ख़रीद के रख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं ऐश्वर्या जिन्होंने शुरुआत कर दी है। मैं फिल्म सिटी में चाय पीने गई थी, एक चाय वाला है ऑफिस के पास, तो फिल्म सिटी की चाय बहुत अच्छी होती है, हम सब ने पी है। तो उसने अब स्विच कर दिया है, इंडक्शन टॉप पे वो चाय बना रहा है।
क्योंकि उसने जो सिलेंडर बुक कराया था उसे सिलेंडर नहीं मिल पाया, उसमें लंबा वेटिंग है, वो धंधा बंद नहीं कर सकता है, चाय उसे बेचनी है, उसने चाय के दाम बढ़ाए हैं। जो चाय वो पहले 10 रुपए की देता था वो 15 रुपए की दे रहा है, क्योंकि इंडक्शन कुकर खरीद के लाया है, उसने पैसे चुकाए हैं। एक और सेक्टर 18 में नोएडा में एक रेस्टोरेंट है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है वो, उसने 4 कुकटॉप्स खरीदे हैं। उसने इन्वेस्ट किया है लगभग, जो कमर्शियल कुकटॉप होते हैं ज़्यादा वॉट वाले, उसने वो खरीदे हैं। तो उसका कहना है कि द शो मस्ट गो ऑन। किल्लत हो रही है जाहिर तौर पर, सरकार कह रही है पैनिक नहीं करना है, लेकिन जो दिख रहा है ज़मीन पर वही हम बता रहे हैं कि इंडक्शन कुकटॉप्स को लेकर सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और एडवाइजरीज जब आप देखेंगे ना, IGL की एडवाइजरी आ रही है, भारत पेट्रोलियम की एडवाइजरीज आ रही हैं कि हमें सरकार की तरफ से ये निर्देश मिले हैं कि हमें पूरी सप्लाई चेन को हमें इम्पैक्ट नहीं होने देना। दैट मीन्स कहीं कुछ उनको असर हो रहा है या आगे के लिए वो तैयार होना चाहते हैं। तो इंडक्शन कुकटॉप जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है और फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस भी हो सकता है, या फिर एक पैनिक या डर जो हम कहते हैं लोगों में, वो भी है। जितेंद्र जी, आप एक बहुत बड़ी पार्टी में गए थे जहां आप इंडक्शन पे बने हुए चीला खा के आए हैं या नहीं खा के आए हैं? नहीं, खाने को क्या, कच्चा था वो। अच्छा, कच्चा कच्चा था वो रह चीला। गया, क्या हुआ उसमें इंडक्शन। टाइम लगता है, चीला पकने में टाइम लगता है। हाँ। उसकी एक आप पूरी, चीला वाले तो नहीं थे? नहीं थे नहीं, लेकिन कहानी उसकी पूरी ये है। 2 इंडक्शन जो चूल्हे हैं उसको लेकर के है। हाँ। हालांकि रिपोर्टर्स ऑफ एयर इस तरीके का जो पैनिक हम लोग जो खबरें बता भी रहे हैं या दिखा रहे हैं, उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लोग एहतियातन जो है इस तरीके के कदम उठाने लगते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं। सरकार ने भी कई बार कहा है, रिपोर्टर्स ऑफ एयर की तरफ से भी ये गुजारिश है लोगों से कि इस तरीके से पैनिक नहीं करना है। लेकिन वहाँ जब देखा मैंने, पार्टी बड़े पॉलिटिकल नेता के घर थी क्या? पॉलिटिकल नहीं, सरकारी कार्यक्रम था एक। अच्छा। उस कार्यक्रम में भव्य आयोजन किया गया था, तो वहाँ पर मैं गया तो मैंने देखा कि लोगों की लाइन लगी हुई है हर जगह। जो दिल्ली 6 का जो चाट और पकौड़ी, ये सारी सब व्यवस्थाएं थी। एक जगह चीला बन रहा था, वहाँ पर 3-4 इंडक्शन चूल्हे उन्होंने रखे हुए थे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई अरे इतना टाइम लग रहा है, कैसे होगा ये? तो बोले कि सिलेंडर तो है नहीं हमारे पास यहाँ पर, और मालिक ने बोला है कि भाई ज़्यादा सिलेंडर यूज मत करो, इसी से काम करना है। तो ये वहाँ पर हमको नज़र आया। दूसरा वाकया हमारे साथ घटित हुआ एक सरकारी कैंटीन में। मैं गया था देखने, तो वहाँ पर जो सेल्समैन था उससे मैंने पूछा, एक आदमी अपने हाथों में 2 एक हाथ में 2 एक हाथ में इंडक्शन चूल्हा लिए हुए और वो करा रहा है, मतलब बिल करा रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या हो गया भैया? तो बोले कि अरे वो साहब ने बोला है कि 2 ले लीजिए उनके लिए, 2 उनके लिए। तो मैंने कहा ये पैनिक क्यों? तो उसी ने बताया, जो सेल्समैन था, कि आज ही 40 से 50 इंडक्शन चूल्हे यहाँ से बिक गए। और वो हंसते हुए उसने बोला कि भैया यहाँ जितने भी पुराने रखे हुए थे, जो ठीक नहीं थे, सब खराब थे, मैकेनिक बुलाया मैंने एक, और उसको ठीक करा दिया, जो वापसी के लिए जाने वाले थे और उसके बाद गारंटी पीरियड में थे। बोले सबको मैंने मैकेनिक बुला करके ठीक कराया और ठीक करा के सब रख दिया, सब बिक गए। बोले खत्म, यहाँ एक भी नहीं है। तो मतलब ये सिचुएशन है लोगों में, एक तरीके का वो पैनिक बाइंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देख के तो हमको लगा हमारे घर में भी वो PNG आती सप्लाई वाली, एकदम झकास। आप तो वहाँ सुबह वहीं का चीला और वहीं की चाय पी के आते हैं सुबह, हैं वो जो लेकिन गैस है एक उसकी। बात है, हम सब ने कोविड पैंडेमिक कवर किया है, बिल्कुल किया है। लॉकडाउन कवर किया है सबने। मुझे वो समय याद है जब लॉकडाउन लगा हुआ था और लोगों में ये कहीं ना कहीं भावनाएं थी कि भाई कल को लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, डर होता है लोगों और राशन नहीं मिलेगा, तो लोग अपने घर में राशन भर रहे थे। तो अभी किसी से हम बात कर रहे थे संसद के अंदर, एक सांसद वो यही बता रहे थे कि कोविड के टाइम पे भी लोगों ने पैनिक बाइंग की थी। अभी भी जो है डर लोगों में, जैसा जितेंद्र सर बता रहे हैं, दरअसल लोग इंडक्शन इसलिए खरीद रहे हैं कि क्या पता कल को LPG मिले ना मिले। दरअसल सबसे बड़ी बात पीयूष ये है, चाहे कोविड की बात हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, वेस्ट एशिया क्राइसिस, ये सब कुछ ऐसा है जो अनप्रेसिडेंटेड है। पहले ऐसा नहीं देखा, ना कोविड हमने देखा था, ना इस तरह की वॉर पे ऐसा असर देखा था कि भाई गैस आना के ऊपर बात होने लगेगी। तो ये सब कुछ अनप्रेसिडेंटेड है, तो लोग जो हैं अपने आप को तैयार पहले से करके रख लेना चाहते हैं।
और वही पैनिक बाइंग है हाँ, जो बता वही रहे हैं। पैनिक बाइंग है, वही वॉर क्राइसिस या फियर, जिसको फियर मॉन्गरिंग कहते हैं। हम लोग फियर मॉन्गरिंग नहीं करना चाहते, हम वही बता रहे हैं जो हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। हालांकि बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि फिलहाल ऐसा कोई संकट नहीं है, लोगों को अवेलेबिलिटी होगी, लेकिन जो ग्राउंड पे दिख रहा है वो हम बता रहे हैं। एक लेकिन हमने दर्शकों देखा को ये अपने चीज यहाँ भी समझने की बताइए, जरूरत है। बताइए। भारत की मानसिकता ये है ना कि आज का खाओ और कल का रख लो, ठीक है। तो वो मानसिकता जो चली आ रही है कि आज खाइए कल का रख लीजिए, हमेशा ये चलता ही रहता है। वो कल हो ना हो वाली बात है ना। हाँ, कल हो इसमें ना ना- हो, नहीं कल नहीं, का कल होना इंतजाम हो कर तो लिया अलग है। बात है। इसमें ये बताइए कि अब आप जैसे ये जो स्टेम किया, ये स्टेम कर रहा है क्योंकि देखिए अब हर किसी को 2-3 वर्ड्स याद हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हमारी बिल्कुल। शिप्स फंसी हुई हैं, हमारा जो बहुत कुछ आता है, एलपीजी इंपोर्ट होता है वो वहाँ से होता है। तो पहले तो ये बताइए कि ये खबर है कि कुछ इंडियन नेवी जो है वो कुछ शिप्स को लेके आ रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, सिक्योरिटी दे रही है, तो क्या ऐसा है? और इस समय एमईए क्या सोच रहा है, क्योंकि एमईए भी फोरफ्रंट पे है इस चीज़ के अंदर। ऐश्वर्या, आपने वो देखा है मदारी का एक करतब देखा है जिसमें वो एक रस्सी पे चल रहा होता है, हाँ, हाथ में डंडा लेके, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग। ठीक है। तो अभी हम एक टाइट रोप वॉक कर रहे हैं, चाहे वो एमईए की बात हो, पूरे कंट्री की बात हो। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो एक बहुत ही नैरो पैसेज है जहाँ आपको ब्लॉक कर दिया ईरान ने, जो भी मर्चेंट वेसल्स वहाँ से क्रॉस होते हैं, जो सप्लाईज लेके आते हैं, भारत में भी लाते हैं। 28 वेसल्स अभी वहाँ पर हैं, जो लेटेस्ट ब्रीफिंग है एमईए की उसके हिसाब से। तो उसको ब्लॉक करने की बात हुई है, हमले हुए हैं, थाई शिप पर हमला हुआ, एक और शिप पर हमला हुआ। तो जाहिर तौर पर वो जो एक पैसेज है, सेफ पैसेज है, वो अभी नहीं हो पा रहा है। इसमें ये खबरें कहीं कहीं आ रही हैं कि इंडियन नेवी एस्कॉर्ट कर सकता है, एमईए की तरफ से भी कुछ बयान आ रहे हैं कि हमको सेफ पैसेज दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि एक नेवी का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन संकल्प, जिसको 2019 में शुरू किया था सरकार ने। उसको इसलिए शुरू किया था कि जो इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स होती हैं इस पूरे गल्फ ऑफ ओमान में, जब वो पैसेज उनको देना है, तो एंटी पायरेसी मिशन के तौर पर उसको शुरू किया, ताकि अगर कोई शिप हमारा वेसल आ रहा है, उसको पायरेट्स ने हमला कर दिया, तो इंडियन नेवी ने बहुत ऑपरेशंस किए हैं और बहुत सारी नेशंस जो फ्रेंडली फॉरेन नेशंस हैं उसके साथ मिलकर बहुत सारे वेसल्स को हेल्प किया है। और आज की तारीख में भी जब लड़ाई चल रही है गल्फ ऑफ ओमान में, इंडियन नेवी की आईएनएस सूरत, हमारी वॉरशिप है, वहाँ पे डिप्लॉयड है। दिस इज़ इन गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है। गल्फ ऑफ पर्शिया की बात करें, जहाँ पर ये सब कुछ बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, वहाँ पर अभी भी संकट है। तो इंडियन नेवी की तरफ से फ़िलहाल सेफ पैसेज देने की जो बात है उस पर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन गल्फ ऑफ ओमान में जहाँ पर हमारी शिप है, ऑलरेडी है, वहाँ पर डिप्लॉयड है, हो सकता है फ्यूचर कोर्स में ज़रूरत पड़े तो डिप्लॉयमेंट्स किए जा सकते हैं। दूसरा एक और शिप है हमारा जो गल्फ ऑफ एडन में है इंडियन नेवी का, वो भी वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो ब्रो, जो प्रॉक्सिमिटी की बात है, तो हम बहुत ही क्लोज हैं, लेकिन क्या हम एस्कॉर्ट कर रहे हैं उस पर अभी फैसला होना बाकी है, या हो सकता है कि फ्यूचर में उस पर कोई फ़ैसला लिया जा सके। तो ये वाकई में एक बहुत ही पेचीदा किस्म का एक जो इस वक्त सिचुएशन है वो चल रही है, और 2 हफ्ते हो चुके हैं इस वॉर को। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि ये वॉर कितनी लंबी चलेगी या इसका और इम्पैक्ट कितना होगा। लेकिन हाँ, प्रायोरिटी वाइज इंडियन जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर, उन सारी गल्फ कंट्रीज में, उनकी सुरक्षा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कम से कम हो, ये बात, और कॉन्फिडेंस जो लोगों में, ये जो डर है ये ना हो। तो ये अभी सारा कुछ इसी पर फोकस है। और इंडियन नेवी की जहाँ तक बात है, कोई ऑफिशियल जानकारी उनकी तरफ से ये नहीं दी गई है कि वो एस्कॉर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम गल्फ ऑफ ओमान में डिप्लॉयड हैं और गल्फ ऑफ एडन में भी हमारी शिप है। मौसमी, एक चीज़ जो ईरान वॉर को लेके विपक्ष की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से कही गई है, वो है कि भाई जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये बताइए कि मान लेते हैं सिचुएशन उल्टी होती, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी होती और कांग्रेस की सरकार होती, तो अगर एक शैडो कैबिनेट की बात करी जाए, राहुल गांधी 1-2 बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं, तो कांग्रेस इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करती? क्योंकि अभी तो वो उंगली उठा रहे हैं, तो थोड़ा सजेशन ही दे दें कि भाई अच्छा आप ये करिए। बस मानिएगा। मानिएगा। अब मानिएगा, उन्होंने क्या कहा, मान लीजिए। वो तो मानेंगे ही, बना थोड़ी देंगे हाँ हम। तो मानिए। अभी तो मानना ही पड़ेगा।
नहीं मतलब मैं इसमें एक जो शिवानी ने बात की मतलब उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग पॉलिसी वाइज भी बताएं ये पैनिक क्यों हो रहा है एक्चुअली, और हम लोग पैनिक को प्रोपगेट नहीं कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ने भी बोला है, सरकार ने भी बोला है कि बार बार होर्डिंग मत कीजिए। आप लोग एक का 3 खरीद लेंगे तो उससे क्राइसिस स्पाइरल होती है और किसी को भी नहीं करना चाहिए घर में। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो ना मौसमी, अभी कुछ न्यूज़ जो आ रही हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, यूपी के अंदर कुछ नेताओं के घर के अंदर 20-25 सिलेंडर मिले हैं। उनमें से कुछ ये खाली तो भी सबसे पहले नेता ही होता है, अपना घर बचाना है। को आप सोचो भरना है। कि कुछ नेताओं के घरों के अंदर 20-25 सिलेंडर पाए जा रहे हैं, तो होर्डिंग तो मतलब हो ही रही है। होर्डिंग होगी तो ब्लैक मार्केटिंग होगी और अननेसेसरली पैनिक होगा। पर उसमें ये चीज़ है और ऐसा डायरेक्टिव भी केंद्र सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि राज्य सरकारों को दिया गया कि एंटी होर्डिंग का पूरा कैंपेन चलाइए, धरपकड़ कीजिए। तो ये तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें रीज़न ये है जो समझना पड़ेगा कि ऐश्वर्या 25 दिन से 45 दिन का वक्त हो गया। अगर एक बड़ा परिवार है, आप मतलब 45 दिन के भीतर ही सिलेंडर ऑर्डर लेकिन ये कर पा रहे हैं। गांव जो रूरल एरियाज है वहां पर ये सब किया। हाँ, तो आप सोचिए कि एक बड़ा परिवार है, अर्बन में 25 है, 21 से 25 हो गया है अर्बन में, और रूरल में 45 हो गया है। जब इंटर मिनिस्ट्रियल पूरी प्रेस ब्रीफिंग हुई, शिपिंग के थे, फॉरेन मिनिस्ट्री के थे, पेट्रोलियम के थे, सब लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं ताकि ये रूमर मॉन्गरिंग खत्म हो। उसमें अगर आपको ये बोला जाता है कि केरोसिन और कोयला क्या का ऑल्टरनेटिव सोर्स हम तैयार कर रहे हैं, तो एक जनरल फियर लोगों में बढ़ता है। अच्छा, दूसरा कि अगर एक परिवार जैसे ग्रामीण परिवार ही बड़ा परिवार है तो 20-25 दिन में उनका खत्म हो सकता है ना सिलेंडर। बिल्कुल हो सकता है। 30 दिन में उनका सिलेंडर खत्म हो सकता है। गांव के लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, उनकी डाइट भी शहर के लोगों से ज्यादा होती है। तो क्यों उनको इतना देर लंबा वो एक विंडो, वो कारण बन रहा है। हालांकि ये आश्वासन तो दिया हुआ है सरकार ने, इसको राहुल गांधी नहीं मानते इस आश्वासन को। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार रियलिटी को बता नहीं रही है और शायद उन्होंने अपना थोड़ा मोडस बदला है, मोडस ऑपरेंडी या स्टैंड बदला। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पे एकजुट होके कुछ रणनीति बनानी चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सरकार गलत है, सरकार गलत है, उन्होंने बोला है मुझे लगता है सरकार को रणनीति बनानी चाहिए। तो इसमें क्लियर कट जो मेरी चर्चा भी हो रही थी कुछ बड़े नेताओं से कि राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं। राहुल गांधी सोच रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी होते डिसीजन मेकिंग पोजीशन में, अगर राहुल गांधी होते तो राहुल गांधी का आप भाषण देखिए, उनके स्टेटमेंट्स देखिए, वो नॉन अलाइंड रहते। वो किसी भी पार्टी, किसी भी कंट्री के पक्षधर नहीं होते। जिस तरह से इस बारी उनको लगता है कि सरकार ने गलती की है पोजीशन चुनकर, और यही कांग्रेस का लाइन ऑफ अटैक भी है। भीतर खाने रणनीतिकार और स्ट्रैटेजिस्ट आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। एक मिनट में कंप्लीट कर लो तो चर्चा भी कर रहे हैं कि ये जो सरकार की सबसे बड़ी गलती रही है साइड लेके। ये कांग्रेस का कहना है कि उनको लगता है कि हमें ना तो चाइना की तरफ, ना तो यूएस की तरफ, ना किसी और की तरफ नॉन अलाइंड होना चाहिए। और जो खमनी की डेथ हुई, उनको लेके आयतुल्लाह खमनी को लेके तुरंत उनका कंडोलेंस आता और उसकी निंदा आती, और वो इस पूरी वॉर में किसी का पक्ष लेते हुए इजराइल से करीबियाँ बढ़ाते हुए नज़र तो बिल्कुल आना राहुल गांधी नहीं चाहते या कांग्रेस नहीं दिखती। लेकिन कहाँ साइड लिया हमने कोई साइड लिया ही नहीं। हमने ना कंडेम किया उस किलिंग को, ना हमने ये कहा कि इजराइल और अमेरिका नहीं करना भी साइड लेना है। अगर आप साइड साइलेंस इज आल्सो एन आंसर। पीयूष मैम, अगर एक सेकंड, अगर ये तो तुम्हारा कहना है कि साइड नहीं लिया, क्या कहा होल वर्ल्ड इज सेइंग नॉन अलाइंड रहना। इंडिया हैज चोजन अ साइड। अगर आप ये कह देंगे कि ये किलिंग जो है वो हम इसका कंडेम करते हैं, तो आप ईरान का साइड नहीं ले रहे। पीयूष, मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉरेन पॉलिसी का वक्त देखिए, अभी यहाँ पे जितेंद्र जी हैं, मौसमी, ऐश्वर्या है, मैं बैठी हुई हूँ और पीयूष है, ठीक है। आपकी और आपकी लड़ाई हो जाए आपस में, लेकिन मेरे लिए सब लोग बराबर हैं, तो मैं मतलब किसकी तरफ बोलूँगी? ये तुम्हारी और मौसमी और ऐश्वर्या की भी लड़ाई हो जाए, मेरे लिए तुम भी प्यारे हो और आप भी, तो मैं किसकी तरफ बोलूँगी? मुझे पहले समझना पड़ेगा, बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। मुझे समझना पड़ेगा, नहीं कर रही है इंडिया। मुझे समझना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन मौसमी, जो आप कह रही हैं कि राहुल गांधी की शैडो कैबिनेट की जहाँ बात हो रही है, वो कैसे हैंडल करते, वो नॉन अलाइंड रहते, लेकिन एक मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्शन एज अ
नागरिक है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है वो बहुत जब हुआ तो एक्चुअली एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट, हर कोई जानना चाहता है उसके बारे में। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना पहला एड्रेस जब किया वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, दोनों हाउसेस में उन्होंने बोला, पहले राज्यसभा में उन्होंने बोला और फिर लोकसभा में उन्होंने बोला। लेकिन उस वक्त कांग्रेस जो बार बार ये दिखा रही थी कि वेस्ट एशिया क्राइसिस पे हमारा स्टैंड ठीक नहीं है, उसने उस पूरे एड्रेस को बिल्कुल नहीं सुना। इतना शोर वहाँ पे हुआ, इतनी नारेबाजी हुई, एक शब्द भी डॉक्टर एस जयशंकर का समझ पाना बहुत मुश्किल था, जो लोग हाउस में भी थे या जो टीवी पे भी देख रहे थे। बाद में जब वो रिलीज आई तो उनके शब्द तब समझ में आए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इंडियंस का, उसको लेकर अगर कोई बयान दिया जा रहा है, सेंसिटिव इशू है, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो ये बार बार कहता है कि हमारे लिए ये एरिया ऑफ कंसर्न है, तो उसको सुनना चाहिए। भारत के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विश्वास रखता है। आपने देखा भी होगा, कहीं पे भी कुछ होता है, क्राइसिस होता है, चाहे वो कोविड का वक्त हो, चाहे श्रीलंका, जो भी हमारे अच्छे नेबर्स हैं, हम कोशिश करते हैं उनको हर तरह से मदद करें। और अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश को हमने इस पूरे एलपीजी संकट की चर्चाओं के बीच 5000 मेट्रिक टन डीजल दिया है। तो सवाल उठ रहे हैं कि अब हम खुद संकट में हैं, हम क्यों दे रहे हैं डीजल। लेकिन ये एक पहले से एक जो पैक्ट चला आ रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसके तहत दिया गया है। और एक असम में इसके लिए डेजिग्नेटेड पाइपलाइन है जिससे ये पंप किया जाता है। और अब 5000 अभी दिया गया है और बांग्लादेश अगले 4 महीने में 5000 मेट्रिक टन डीजल और लेगा। और ये एक डेजिग्नेटेड अमाउंट है जो हर साल हमें देना है। तो हम जब अपने लॉन्ग टर्म को देखते हैं, डिप्लोमेटिक टाइज को देखते हैं, आपने सबने देखा होगा कि बांग्लादेश में बहुत उथल पुथल हुई। शेख हसीना के जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी थोड़ा रफ पैच बोल सकते हैं उसको, तो उसको अब मेंड किया जा रहा है। तो हम अपने नेबर के तौर पे उसकी मदद कर रहे हैं। और इसको जैसे हम कह रहे हैं पैनिक नहीं होनी चाहिए, तो इसको ऐसे भी आप पॉजिटिवली देखिए कि हम दे पा रहे हैं, दैट मीन्स अभी हमारे पास डीजल को लेके फ़िलहाल कोई क्राइसिस नहीं है, इसीलिए हम दे पा रहे हैं। तो इसको एक पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए और इस तरह से भी लेना चाहिए कि बीच में क्राइसिस के बीच में कैसे हम अपना लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी को भी ध्यान में रख रहे हैं, उसको हम मेंड करना चाहते हैं बांग्लादेश के साथ अपने टाइज को। कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। यस। मौसी, एक इंटरेस्टिंग कहानी आप बता रही थी एक राज्यसभा एमपी की, हाँ, उस पे ज़रा प्रकाश डालिए। क्योंकि हम लोग चुनावों की हर बारी चर्चा करते हैं शर्या, और अभी कांग्रेस ने अपनी बैठकें भी ली हैं असम को लेके। ये दोनों तरफ ना बराबर चल रहा है। एक दिन खबर आती है कि कांग्रेस बैठक कर रही है, दूसरे दिन खबर आती है बीजेपी बैठक कर रही है। बीजेपी ने भी लिया है, बीजेपी ने भी अपनी सीसी शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि कैंडिडेट लिस्ट बहुत जल्द आ जाएगी। तो बीजेपी को लगता है कि 5 चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस भी देख रही है कि भाई कहीं कहीं रिवाइवल हो जाए। बीजेपी के लिए सारे चुनाव इम्पोर्टेंट है। हाँ, पर ये सब लोग जानना चाहते हैं शर्या कि कब अनाउंसमेंट हो रहा है इसका इलेक्शन आप का। तो इतना इलेक्शन कमीशन पे पूरा जो कौवा भी काका नहीं बोलता है आपके बगैर। बताइए। देखिए, हम क्योंकि अपना पॉडकास्ट फ्राइडे को रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं बता सकती हूँ आज से अगले 2-4 भी मत जाइए आप, मैं तो 2 या 3 दिन बोलूँगी, इसमें अनाउंसमेंट हो जाएगा। एक चीज़ मैं बता सकती हूँ, वेस्ट बंगाल में पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुआ था, उससे तो कम रहेंगे इस बार। और एक चीज़ जो चुनाव आयोग जिसको लेके सतर्क है वो है वायलेंस, क्योंकि ऐसा इस बार लग रहा है कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी जो आप देखेंगी, जो वो बटालियंस जाती हैं, जितेंद्र जी भी बता सकते हैं, उनकी मीटिंग्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और जितना अग्रेशन रहा है, क्योंकि चुनाव ऐसा लग रहा है कि टीएमसी बनाम बीजेपी नहीं है, वो टीएमसी बनाम चुनाव आयोग हो चुका है। तो इसीलिए हमने देखा है नोटिस भी मूव हो रहा है। तो 3 दिन में इलेक्शन की अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट करिए, और कम चरणों में वेस्ट बंगाल किसी ने बताया कि 6 या 7 चरण हो सकते हैं, और कम हो सकते हैं, इससे कम। 500 कंपनियां जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की वहां पर भेज दी गई हैं। और एक हमें सीक्रेट जानकारी मिली इसको लेकर बताइए, के, वो डायरी में से निकाली है अभी आपने? डायरी में लिखा भी हुआ है कि इस बार जो चुनाव है उसको लेकर के पश्चिम बंगाल खास तरीके से चुनाव को लेकर के इलेक्शन डायरी कमीशन, खोल लिए भाई। हाँ, इसमें डायरी में है बहुत सारी चीजें, नहीं सब कुछ लिखा हुआ है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के खास तैयारियां होंगी इस बार। अच्छा। आप इलेक्शन अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं कि 2-3 दिन में हो जाएगा। हाँ। ऐसा लग रहा है 15 तारीख को संडे के दिन ना कर दिया जाए। ठीक है, तो संभावित है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है टीएमसी भले ही महाभियोग लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने पूरा, या इलेक्शन कमीशन ने लीड लिया हुआ है। आपने देखा एसआईआर उसने करा दिया, फिर एसआईआर कराने के बाद
करीब करीब 1 करोड़ के आसपास वोटर्स जो हैं वोटर्स उनके नाम हट रहे हैं, जिनका वो हुआ है। उसके साथ ही ये बता रहे हैं कि इस बार नए तरीके से कि वोट डालने के लिए उनके डोर तक जाएंगे, घर तक। पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि वायलेंस की वजह से दिक्कत बहुत होती है, वहाँ पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है, लोग निकलते नहीं, डर खौफ ये होता है। तो इस बार अगर किसी टावर में 500 लोग हैं तो उनको जो है वहाँ पर बूथ बनाया जाएगा। वहाँ के जो एसोसिएशन वाले अगर बोलते हैं तो बूथ बना दिया जाएगा वहाँ पर। और साथ में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो एसडीएम और उससे ऊपर के ऑफिसर्स होंगे। पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट, तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस बार तगड़ी तैयारी की है, वायलेंस ना हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती और इस तरीके से अधिकारियों की तैनाती कर ली। 150 से ज़्यादा की लिस्ट उन्होंने वो कर दिया, मांग लिया है वहाँ से। तो ये है पूरा वेस्ट हम बंगाल इलेक्शन के की साथ बात साथ कर ना रहे हैं। असम की भी मैं बात करूंगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। असम में आप देखिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। बीजेपी ने वहाँ पे भी अपनी बहुत लंबे समय से तैयारी शुरू कर दी है। और ख़ास तौर पे आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पे, जो पहला नॉर्थ ईस्ट का पहला डिब्रूगढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप था, वहाँ पे उन्होंने लैंड किया। और अभी भी जब हम बातचीत करें तो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वहाँ पे। तो असम का जो इलेक्शन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी की जो आप बात कर रहे हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी वाले एंगल को वहाँ पर कोशिश की जाएगी कि बीजेपी उसको उठाए, क्योंकि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और नए गैरिजन्स वहाँ पे बन रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है असम वाला इलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, राज्यसभा इलेक्शंस भी बहुत इंटरेस्टिंग रहे आ जाते हैं। आ जाते हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब तो, क्योंकि इनमें से कितने और बच्चे हैं अभी तो और आ रहे हैं ना। 11 सीट्स पे इलेक्शन होगा, क्योंकि बाकी तो निर्विरोध चुने गए, क्योंकि उनमें इनफ रिक्वायरमेंट जो है 16 तारीख को है तो 16 तारीख को अनाउंस हो जाएगा। तो नीतीश नहीं, कुमार अनाउंस नहीं हो जाएगा, 16 को चुनाव है ना। चुनाव है, चुनाव डिक्लेयर उसी दिन हो जाएगा, डिक्लेयर उसी दिन हो जाएगा, शाम को हो जाएगा। शाम को। तो नीतीश कुमार की बात कर रहा था, तो किसी से बात हो रही थी अभी संसद के अंदर, वो एनडीए के सांसद हैं, तो मैंने पूछा कि सर आप लोगों को पता था कि नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली आने वाले? कहते कब का पता था हमको। अच्छा। और लेकिन उनको जानकारी सिर्फ 2 दिन पहले दी गई। अच्छा। होली थी 4 तारीख की, हाँ 2 तारीख को उन सांसद के पास फोन आया कि आप होली कहाँ मनाने का प्लान कर रहे हैं, कहाँ आप सेलिब्रेट करेंगे? तो उन्होंने बताया कि मैं इस फलाने जगह पर रहूँगा, लेकिन बिहार में नहीं थे वो। तो उन्होंने कहा सब छोड़िए, जहाँ पर भी है जो कार्यक्रम है, कहीं पर अगर आप कहीं और सेलिब्रेट करने के प्लान कर रहे हैं तो छोड़िए, आप बिहार आइए। अच्छा। और सभी जो एनडीए के सांसद है बिहार के, सबको कहा पटना पहुंचिए, 2 तारीख को ही बोल दिया गया था। अच्छा। जब वो 2 तारीख को ये कॉल आ गया था, जब मेरे को 2 तारीख को, तो सबको पहुंचना था। अब धीरे धीरे चर्चाएं हुई और मीडिया में खबर आने से 1 दिन पहले सभी सांसदों को पता था कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने वाले हैं और अब यहाँ पर कोई बड़ा फेरबदल जो है वो बिहार की राजनीति में होने वाला है लोगों में। लेकिन जो सांसद है उनमें एक चीज थी कि क्या नीतीश कुमार नॉमिनेशन पेपर्स पर साइन करेंगे या नहीं करेंगे। ये सस्पेंस कब तक चलता ये है? सस्पेंस उस दिन तक चलता रहा जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होना था। आप सोचिए, खबर चल गई, ये अनाउंस हो, मतलब जेडीयू के सूत्रों से हमने बात की तो हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और इस्तीफा देंगे बिहार के मुख्यमंत्री के पद से। ये 1 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, अगले दिन नॉमिनेशन होना है और तब तक भी नॉमिनेशन पेपर्स पर नीतीश कुमार ने साइन नहीं किए थे। तो फिर दूसरे एक और हमारी बहुत सीनियर सांसद हैं, एनडीए के ही हैं, उन्होंने बताया जब साइन नहीं हुए तो सबकी सांसें अटकी हुई थी, धड़कनें तेज थी, दुखी बंधी हुई कि क्या वाकई नीतीश कुमार मान जाएंगे या नहीं मानेंगे, या उनकी इच्छा क्या है। क्योंकि एक बात साफ है कि नीतीश कुमार को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कुछ भी करने के लिए। सरकार में आपको आरजेडी के साथ सरकार बनानी है, बीजेपी के साथ सरकार बनानी है, नीतीश कुमार का फैसला हमेशा रहा है। तो साइन नहीं हुए थे सब कोई, और जेडीयू के नेता भी टेंशन में थे कि हमने, मतलब खबरें चल गई, हमने बोल दिया है कि भाई नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जाएंगे। सुबह 7:20 पर नीतीश कुमार ने पेन उठा के उस पेपर पे साइन किया है और उसके बाद वो नॉमिनेशन पेपर लेके गए हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। कई लोग नहीं जा पाए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, जो लोग नहीं लोग नहीं जा पाए साइन करने के लिए, वो लोग बहुत दुखी भी हैं। जो नॉमिनेशन, तो मुझे एक किस्सा कोई सुना रहा था, नाम नहीं बताऊंगी जैसे मैंने नहीं बताया क्योंकि देखिए वो सूत्र होते हैं आपके, और कई लोग होते हैं, कुछ ऐसी कहानियां होती हैं कि भाई सेंसिटिव होती है, आप नाम बता देंगे तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता मौसमी, कुछ लोग डांट भी देते हैं
अच्छा डांट मैं खा ली हूँ। एक डांट मैंने भी खाई थी पर कली। मैंने भी खाली डांट। भाई देखिए ये रिपोर्टर्स अफेयर हम लोग को खूब डांट पिटवाता है भाई। डांट खाली गई है। और यही हम लोग की सबसे अच्छी खासियत भी है ऐश्वर्या। इतने लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं हमें पूरी सियासी जगत और कई पत्रकार कहते हैं कई पत्रकार कि मौसमी हमें वो पता चलता है जो हमें वाकई में नहीं पता था। इंडिया एआई समिट में मुझे एक जो एआई कंपनी के आए थे मालिक, उन्होंने ये बोला कि मैं आपका रिपोर्टर सॉफ्टवेयर देखता हूँ और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एक दिन आपके रिपोर्टर ऑफिस से निकली हुई खबरों पर हम एक एआई वीडियो बनाएंगे। और ऐसे में पीयूष को कॉफी शॉप में भी कोई मिल जाता है जो फ्री कॉफी भी पिलाने लगता है कि आप रिपोर्टर्स अफेयर में आते हैं। सुना दो पीयूष, कहानी सुना दो, ऐसे मत करो। कॉफी तो कटक गया, अब ये कहानी भी कटकना चाहता है। बता दो ना, सारी तारीफ 1.5 घंटा ले इससे अच्छा बता दो। परसों की बात है। बता दो। मैं घुसा एक कॉफी शॉप में, मैं जाके पेमेंट की कि मेरे को एक कॉफी और एक सैंडविच दे दीजिए। जैसे ही मैं पेमेंट करने के बाद अपने ऑर्डर का वेट कर रहा था वहाँ पे, तो खड़ा हुआ था तो एकदम से साथ वाली कुर्सी में ही जो है एक सज्जन बैठे थे। और सज्जन ही है वो। सज्जन ने मेरे को कहा एक्सक्यूज मी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे किसी और को बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी पीयूष। मैंने कहा हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बोले कि आपका शो इतना अच्छा होता है, आप मौसमी जी, ऐश्वर्या पालीवाल, जितेंद्र जी, शिवानी जी, आप लोग इतना अच्छा रिपोर्टर सॉफ्टवेयर करते हैं कि मैंने आपके शो का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। ओह वाओ। मतलब मैंने जब भी आप लोग का 9 बजे, मुझे ये तक पता है कि कब अपलोड होता है। फ्राइडे को रात को 9 बजे अपलोड होता है और मैं उससे पहले अपना सारा काम निपटा के बैठ के 9 बजे वो शो देखता हूँ। जैसे ही वो खत्म होता है उसके बाद सोने जाता हूँ। तो मैंने कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग इतने अच्छे से वो शो को करते हैं कि 1 मिनट जो है नजर हमारी हटती नहीं है। थैंक यू। और फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि आपने जो कहा थैंक यू, क्या आप कॉफी मेरी तरफ से पीना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपको पिलाता हूँ। देखिए इसकी तस्दीक करनी पड़ेगी, रिपोर्टर बिलीव नहीं करता है सिर्फ कथन पे। तो हमें कॉफी पिलाओगे तब हम मानेंगे कि तुमने ये कहा। देखिए इसमें ये जो पीयूष बता रहे थे राज्यसभा वाली बात, तो मैं बता रही थी कि एक सांसद है जिनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो वो यही थैंक यू जितनी ऐश्वर्या ने बोला तुम्हें, उसी तरह से वो थैंक यू करते हुए चल रहे हैं सब जगह। मतलब थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो जाहिर तौर पे एक लंबा कार्यकाल होता है, जुड़ाव हो जाता है। पर मुझे लगता है इन राज्यसभा सांसद का फेयरवेल स्पीच जो है वो मैराथन स्पीच होती चली जा रही है। पूरे सोशल मीडिया में फेयरवेल चल रहा है, सब जगह फेयरवेल ही चल रहा है, लोगों से मिल के फेयरवेल चल रहा है। और अपने जो ट्रोलर्स है उनको भी बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। दिस इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट। तो इसी फेयरवेल के अध्याय में एक अध्याय था पार्लियामेंट की एक कैंटीन में बैठे हुए थे वो खरगे साहब के साथ और तमाम बाकी सांसद भी थे। तो जाहिर है वो रोने लगे, बैठे बैठे कैंटीन में भावुक हो गए और रोने लगे खरगे साहब से बात करते हुए, क्योंकि मतलब कि उनको लगा कि भाई आगे भी कभी भविष्य में वापस आना हो सकता है। तो खरगे, हालांकि वो उस पार्टी के नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नहीं है। उन्होंने उनको बोला थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कॉफी पी जा रही थी और उसी में वो रोने लगे। अच्छा, सत्ता के कि विपक्ष के? अब ये ज्यादा तुम जीरो डाउन मत कर। सत्ता के भी हो सकते हो, विपक्ष के भी हो सकते। तो ये कहानी थी। ये हो जाता है, इमोशनल आप हो जाते हो, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि कार्यकाल बहुत लंबा होता है, बहुत सी चीज़ें आप देखते हो। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत चीज़ें हमें कई बार बाहर भी आपको दिखता है। इमोशन जैसे उन्होंने बोला कि पुरानी पार्टी से अगर आप मिल जाते हो, कुछ लोग बहुत नाराज़ होते हैं, कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। एक चीज़ मौसमी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब क्योंकि टीएमसी ने दोनों लोकसभा और राज्यसभा के अंदर नोटिस दे दिया है, तो इलेक्शन कमीशन भी बहुत पैनी नज़र बनाए हुए है कि ये जो इम्पीचमेंट का नोटिस है आखिरकार ये एंड कहाँ जाके करेगा। बिकॉज बहुत से पर्सनल कमेंट्स, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, जिन्होंने खुद आके यहाँ पे ज्ञानेश कुमार के साथ जो मीटिंग करी थी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो कमीशन भी इस तरफ पैनी नज़र बना के रखे हुए कि आखिरकार होगा क्या। तो ये चीज़ बहुत दिलचस्प होगी कि इस पर जब डिबेट होगी तो आखिरकार कौन सी पार्टी क्या स्टैंड लेगी।
हम मूव करते हैं अब कमेंट्स की तरफ। आप लोगों के कमेंट्स हमें बताते हैं ए हम सबसे अच्छा क्या कर रहे हैं, बी हम बुरा क्या कर रहे हैं, और सी हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। जो जिसमें मेरी तारीफ हो रही हो कमेंट्स पहले पढ़ दीजिएगा। मैं ढूंढ रही हूँ पीयूष, मैं एक्चुअली ना काफ़ी नीचे तक चली गई बट वो मिल नहीं रहा मुझे कमेंट, तो अब मैं अगली बार नीचे से शुरू करूँगी, क्या पता नीचे से कुछ ना कुछ ऐसा हो जो मुझे मिल जाए। ये आप नहीं भी बोलते तो मेरे को अच्छा लगता है। हम कमेंट से शुरुआत करते हैं। अरे हम लोग तो तारीफ करते हैं आपकी। अरे तुम हीरा हो, हीरा लड़का हो तुम एकदम। कॉफी शॉप में तो लोग कर ही देते हैं ना। सबसे पहला कमेंट जो हमें आया है वो यूएस से आया है, यूनाइटेड स्टेट्स से। कपिल ने लिखा है, टेक्सास से उन्होंने लिखा है। नमस्कार, मैं पिछले कुछ महीनों से खासकर अपने वॉकिंग रूटीन के दौरान काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखता हूँ। बहुत सारी अच्छी बातें जानने को मिलती हैं, पर्दे के पीछे की बहुत सारी कहानियाँ अच्छे से सब कुछ आप लोग बेहतरीन तरीके से, ये जो टीम है ये सब सामने रखती है। एक चीज़ जो अच्छा काम करने पर भारी पड़ जाती है वो है रिपोर्टर्स के बीच नोक-झोंक। ऐसा लगता है कि आप लोग सहकर्मी नहीं बल्कि किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। पता नहीं पीट पाट भी देते हैं हम लोग। पता नहीं कि आपके जो बाकी लोग आपको देखते हैं उनको ऐसा लगता है या नहीं, बट कुल मिलाकर काफ़ी बढ़िया कोशिश है। मैं इसको रेगुलर देखता रहूँगा। उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि हमारी जो नोक झोंक है उसको फास्ट फॉरवर्ड वो कर देते हैं। कपिल, हम फिर से एक बार आपको ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि हम पार्टी कवर करते हैं, हम पार्टी का हिस्सा नहीं हो, दूसरा हम में से कोई भी प्रवक्ता नहीं है। तो पार्टी को जो लगता है, जो पीछे की बातें वो ही हम रखते हैं। मौसमी कांग्रेस कवर करती हैं तो वो ये मौसमी के हिसाब से नहीं बोलती हैं, जो कांग्रेस को लगता है वो सामने रखती है। पीयूष और मैं बीजेपी कवर करते हैं तो हम उस चीज़ को सामने रखते हैं, बट हाँ हम कोशिश करेंगे कि आपको ये भावना ना आए। दिनेश कारिया जी ने लिखा है, मौसमी जी, राहुल जी, मैं आप लोगों ने जो यूक्रेन में बात बोली उसको सुनकर मुझे एकदम रोना सा आ गया। ज़िंदगी वाकई में बहुत मुश्किल भरी है और बहुत से चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बहुत दुख देती हैं। आप सब पे भी ये चीज़ लागू होती है। मुझे याद है एक एपिसोड पीयूष ने फरार नेता के पीछे अपनी गाड़ी घुमाई थी और वो घटना जो है उन्होंने सुनाई थी। मैं आप सबको नमन करता हूँ। ये दिनेश जी का कॉम्प्लीमेंट है। Thank you, दिनेश जी, thank आपको you. भी। अजितेश जी ने ये लिखा है कि मैं पिछले कुछ महीनों से पॉडकास्ट को फॉलो कर रहा हूँ और मान सकता हूँ कि मैं धीरे धीरे इसका फ़ैन बनता जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब तो मैं शुक्रवार या शनिवार को बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ कि कब ये एपिसोड आएगा। मॉडरेटर को बारी बारी बदलने का जो आपकी पहल है ये बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कभी कभी पीयूष और राहुल को भी मॉडरेटर की कुर्सी पर बैठाया जा अगला सके। नंबर मेरा। जी बिल्कुल। नहीं हालांकि नहीं हो मौसमी और ऐश्वर्या जो इग्नोर, मॉडरेट इग्नोर। करती हैं उससे भी मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तो मतलब ये चेयर आएगी। एक छोटी सी बात, मैं ऐश्वर्या पालीवाल की ड्रेसिंग सेंस और उनके व्यवहार का सच में बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और जिस तरह से वो आंखों से बात करती हैं मुझे वो बहुत पसंद है और इनकी पत्नी भी इस बात से सहमत है। अपना यह अच्छा काम आप लोग जारी रखिए, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आपने इतने विस्तार में हमें कॉम्प्लीमेंट्स दिए, थैंक यू। लोलुमा जी ने ये लिखा है कि रिपोर्टर्स लोग कुछ ज़्यादा ही चाय पीते हैं, कहीं ये इनकी सेहत के लिए नुकसानदायक ना हो जाए। और यह सिर्फ शो की बात नहीं है, मैं आम तौर पर भी अलग अलग चैनलों और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें ये देखता हूँ। तो भाई चाय हमें कम करनी चाहिए। वैसे उनकी बात ठीक है, चाय ही तो पी रहे हैं। नहीं लेकिन ज़्यादा। आज हम 2 कप पी ली। प्रत्यांशु रंजन जी ने लिखा है और ये सवाल एक्चुअली उन्होंने आरजी से पूछा है। तो प्रत्यांशु जी देखिए, क्योंकि यहाँ आरजी नहीं है तो मैं आपका जो सवाल है वो मौसमी जी की तरफ डायरेक्ट करती हूँ। उनका कहना है मौसमी के कांग्रेस ने अभी तक कन्हैया कुमार को कोई बड़ी पोस्ट नहीं दी, ना तो एमएलसी के तौर पर बिहार में, ना ही राज्यसभा में लेके आए। उनको ये लगता है कि वो कांग्रेस के अंदर वो कुछ लोगों में से हैं जो अच्छे से अपनी बात रखते हैं और बीजेपी के प्रवक्ताओं को बहुत तर्क दे के जवाब देते हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी काबिलियत को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इसकी वजह आरजेडी के साथ गठबंधन की मजबूरियां भी हैं या कोई और कारण है? कन्हैया कुमार में बहुत पोटेंशियल है, ये कांग्रेस के नेता भी मानते हैं। जयराम रमेश तो सर्टेनली मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में ये कहा भी था कि राहुल गांधी के बाद, हालांकि उन्होंने बाद में ऐड किया सफिक्स या प्रीफिक्स, पर उन्होंने कहा था कि कन्हैया कुमार सबसे पॉपुलर नेता है। तो कन्हैया कुमार की राहुल गांधी से ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है। कई ऑफ रिकॉर्ड और ऑफ कैमरा मीटिंग्स में या इंटरेक्शन में कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी दिखे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी सियासी पारी लंबी होती है। मौका, ये हकीकत है कि तेजस्वी यादव की मंच पर कन्हैया कुमार ज़्यादा दिखते नहीं हैं।
पर अब कांग्रेस भी एक अपना रास्ता इख्तियार कर रही है बिहार में, और कन्हैया कुमार की भूमिका आगे चल के और बड़ी मुझे लगता है और सक्रिय होने वाली है। ऐसा संभावना जो है वो काफ़ी प्रबल है। तो ये आपका जो सवाल था उसका जवाब दे दिया गया है और अब समय आ चुका है कि हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करें। हम अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे। अगले हफ्ते भी संसद के अंदर बहुत सी रोमांचक घटनाएं घटने वाली हैं, ऐसा आभास हम सबको हो रहा है। हम सब आपके लिए वो खबरें लेके आएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि मकर द्वार पर आखिरकार अगले हफ्ते क्या क्या घटा। हमारे पॉडकास्ट को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें देख सकते हैं आज तक रेडियो पर, आप हमें एप्पल पर और स्पॉटिफाई पर सुन भी सकते हैं। नमस्कार। Reporters off.